हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी का सिविक्स बुक से चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ का नेचर और वो कैसे काम करता है, खासकर से हमारे कंट्री में। ठीक है, ये चीज़ पर फोकस करेंगे हम। तो मेन टॉपिक्स क्या है इस चैप्टर में। सबसे पहला हम पढ़ेंगे वाई डू वी नीड पार्टीज़, पार्टीज़ हमें चाहिए क्यों। किसी भी डेमोक्रेसी के लिए कितने पार्टी चाहिए होते हैं अच्छे से काम करने के लिए, ये दूसरा टॉपिक होगा। तीसरा टॉपिक होगा हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टी पढ़ेंगे, नेशनल पार्टी, रीजनल पार्टी। ठीक है, तीसरा चौथा टॉपिक हो गया। फिर पांचवें टॉपिक पे हम देख रहे होंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या क्या चैलेंजेस है वो देखेंगे। और लास्ट टॉपिक हमारा होगा कि उस चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करेंगे। ठीक है, इतना ही चीज़ हमें मेन इस चैप्टर में पढ़ना है, बस चैप्टर एंड हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, वाई डू वी नीड पार्टीज़। तो सबसे पहला टॉपिक है वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। चलिए थोड़ा समझते हैं इसको। किसी भी डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन। किसी भी डेमोक्रेसी में आप चले जाइए तो आपको वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी दिख ही जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और जहाँ तक कंट्री के ऑर्डिनरी सिटीजन्स का बात है, ठीक है, आम जनता जो है उनके लिए तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, पॉलिटिकल पार्टी का होना। ठीक है, अगर आप किसी भी कंट्री के रिमोट इलाके में जाए, खासकर से हमारे कंट्री के ही, और वहाँ पे आप थोड़े कम पढ़े लिखे लोगों से बात करें तो आप पाएंगे कि आप वहाँ के जो लोग हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, नेचर ऑफ आवर गवर्नमेंट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, लेकिन चांसेस है कि वो लोग जानते हो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि जो आम जनता है उनके लिए डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना ही है। ठीक है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है दो पार्टी के बीच में स्विच करने का। ठीक है, फिर आगे देखिए। अब ये सब सिर्फ हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। मेन हमारा क्वेश्चन क्या है कि पार्टीज चाहिए क्यों, इसका आंसर अभी मिला नहीं है, पहले बात को समझ रहे हैं। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट बिल्डअप कर रहे हैं। अब देखिए, अभी हमने समझा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो क्या है, मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन है, मतलब ईजिली आपको दिख जाएंगी किसी भी कंट्री में। अब यहाँ पे विजिबल होने का मतलब ये नहीं कि वो पॉपुलर भी हो। ठीक है, फेमस भी हो जरूरी नहीं है, वो बदनाम भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अक्सर ये पाया गया है कि जो लोग हैं वो काफ़ी क्रिटिकल होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, मतलब काफ़ी बुराई करते हैं पॉलिटिकल पार्टी का। दे टेंड टू ब्लेम पार्टीज़ फॉर ऑल दैट इज़ रॉन्ग विद आवर डेमोक्रेसी एंड आवर पॉलिटिकल लाइफ। कंट्री में जो भी रॉन्ग हो रहा है, ठीक है, सरकार में जो भी गलत हो रहा है, उन सब का जो जिम्मेदार है वो किसको ठहराती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ठहराती है। ठीक है, तो इसीलिए पार्टीज़ हैव बिकम आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीज़न। ये मान लीजिए सोसाइटी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो पार्टीज़ होना मतलब यहाँ पे डिवीज़न पैदा हो जाता है। कुछ लोग कुछ पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग दूसरे पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो सोसाइटी में ये सोशल डिवीज़न पैदा करता है। ठीक है, चलिए, तो अभी तक आपको यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि पॉलिटिकल पार्टी एक विजिबल इंस्टीट्यूशन है। विजिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आप अच्छे काम के लिए मशहूर हो, आप बदनाम भी हो सकते हैं। ज़्यादातर लोग पार्टीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं। कंट्री में जो भी बुराई हो रहा है, जो भी गलत घट रहा है, उसका सबका जिम्मेदार किसको ठहराती है, पब्लिक पार्टीज़ को ठहराती है। ठीक है, यहाँ तक समझे। चलिए, तो देयरफॉर एक यहाँ पे एक सवाल आता है हमारे मन में, वो सवाल ये है कि डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल, पार्टी का होना ज़रूरी है क्या, पार्टी बिना पार्टी का क्या कंट्री नहीं चल सकता है। लगभग 100 साल पहले कुछ ही कंट्रीज़ ऐसी थी जहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, और आज के डेट में 100 साल के अंदर इतना चेंजेस आ चुका है कि अब हार्डली कोई ऐसा कंट्री है जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो क्या हो गई है, ओमनी प्रेजेंट हो गई है। ओमनी प्रेजेंट मतलब हर जगह प्रेजेंट। ठीक है, हर कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इससे पहले कि हम ये समझें कि पॉलिटिकल पार्टी हमें चाहिए क्यों, हम क्या समझेंगे, हम समझेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज होते क्या हैं। ठीक है, हमारा मेन टॉपिक क्या था, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी। इससे पहले हम समझेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, चलिए, तो अगला टॉपिक है मीनिंग। तो पॉलिटिकल पार्टी का सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल। सबसे पहले तो ये क्या है, लोगों का ग्रुप है, हु कम टुगेदर, जो एक साथ आते हैं, किस लिए, टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन में लड़ने के लिए आते हैं, और उसमें जीतने का बाद क्या करते हैं, ये होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, सरकार बनाते हैं। समझे, इसी को बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी। एक बार दोबारा रिकैप करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहले क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक साथ आते हैं टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। इजी सा डेफिनेशन है।
तो समझ में आ गया ये डेफिनेशन। तो एक बार वीडियो को पॉज कर दीजिए और मन ही मन इस डेफिनेशन को दोहरा लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या बात है पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। दे अग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड। ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, इन ग्रुप ऑफ पीपल अग्री करते हैं कुछ ऐसे पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स पे जो ये मानते हैं कि ये समाज में सबको बेनिफिट पहुंचाएगा, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा गया कलेक्टिव गुड, समाज में सबका भला होगा इन पॉलिसीज़ और प्रोग्राम से। इन सब ग्रुप ऑफ पीपल का जो राय है वो सेम होता है, ठीक है। अब देखिए, अब किसके लिए क्या अच्छा है वो तो इसके ऊपर सबका अलग अलग व्यू होगा, ठीक है। सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज ऑन व्हाट इज़ गुड फॉर ऑल, इसीलिए क्या होता है कि पार्टीज ट्राई टू परसुएड पीपल वाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर्स। समाज में बहुत सारे टाइप के लोग हैं, फार्मर्स है, बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है, सर्विसमैन है, बहुत सारे टाइप के लोग हैं। तो एक ही पॉलिसी सबके लिए भलाई करे ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो सबके लिए जो भलाई का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जो पार्टीज़ है वो क्या करती हैं, लोगों को परसुएट करती हैं अलग अलग जगह स्पीच दे देकर, ठीक है, अलग अलग माध्यम से परसुएट करने की कोशिश करती है कि क्यों उनका पॉलिसीज़ अच्छा है बाकी दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज से, ठीक है। दे सीक टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसीज़ बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शन। और पार्टीज़ का काम क्या है, पॉलिसीज़ बनाना, पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स बनाना, ठीक है। एक बार जब इलेक्शन हो जाएगा, वो पार्टी जीत के अगर गवर्नमेंट में आएगी तब वो इन पॉलिसीज़ को क्या करेंगी, इम्प्लीमेंट करेंगी, ठीक है। तो उसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है। और आगे देखिए, अभी सिर्फ समझते चलिए, अभी बताएंगे क्वेश्चन कैसा आएगा इसके ऊपर। तो पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड डज इन्वॉल्व पार्टीजनशिप। अब ये पहले पार्टीजन समझ लेते हैं, उसके बाद इस पर वापस आएंगे। पार्टीजन का मतलब होता है अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी, ग्रुप और फैक्शन। ऐसा पर्सन, ऐसा इंसान जो किसी भी पार्टी के लिए या फिर कोई भी ग्रुप या फिर कोई भी समुदाय के लिए मतलब पूरा कमिटेड हो। ये पार्टी जो भी करे इस पर्सन को अच्छा ही लगता है, ठीक है। ये पर्सन कभी भी इस पार्टी का बुराई नहीं करेगा। तो ऐसे पर्सन को हम लोग पार्टीजान बोलते हैं, ठीक है। आप सही गलत देखना भूल चुके हैं, अंधभक्त हो चुके हैं, इसको पार्टीजान बोलेंगे, ठीक है। और इसी से पार्टीजान से ही एक वर्ड बना है पार्टीजानशिप, ठीक है। तो पार्टीजानशिप एक ऐसा टेंडेंसी है टू टेक अ साइड। आप हमेशा एक साइड ले लेते हैं, ठीक है, भले ही वो साइड गलत हो सही हो, आपको कोई मतलब नहीं है, आप उसी का साइड लेते हैं। एंड इनएबिलिटी टू टेक अ बैलेंस्ड व्यू ऑन द इशू। आप बैलेंस्ड व्यू नहीं लेते हैं, सही गलत का आकलन नहीं करते हैं, सिर्फ आप साइड लेते हैं। तो ऐसा बिहेवियर या फिर ऐसा टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, पार्टीजनशिप। तो समझ गए इसका डेफिनेशन। चलिए अब वापस टेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था कि पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टीजनशिप। सोसाइटी ये है, सोसाइटी में बहुत सारे टाइप के लोग रहते हैं, है कि नहीं। तो पार्टीज सबको तो एक बार में खुश नहीं कर सकता है, तो पार्टीज एक पार्ट ऑफ द सोसाइटी को खुश करने का कोशिश करता है, ठीक है। मान लीजिए ये ग्रुप ऑफ पीपल को ये पार्टी खुश कर देता है, इसका सारा पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स इनके लिए होता है, ठीक है, मैक्सिमम इनको ही बेनिफिट पहुंचाता है। तो इसीलिए ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है ये इस पार्टी के अंधभक्त हो जाते हैं, कैसा भी हालत रहे ये लोग इसी पार्टी को वोट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें पार्टीजनशिप देखने को मिलता है, समझे। तो ये लाइन का मतलब आप समझ गए कि पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टीजनशिप, ठीक है। तो दस अ पार्टी इज नोन बाई विच पार्ट स्टैंड्स फॉर, विच पॉलिसीज इट सपोर्ट्स एंड हुज इंटरेस्ट इट्स अपहोल्ड्स। तो पार्टी तीन चीज़ों से जाना जाता है कि वो समाज के किस लोगों के लिए खड़ा है, दूसरा कौन सा पॉलिसी वो सपोर्ट करता है, और तीसरा किसका इंटरेस्ट वो प्रमोट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पार्टी के कंपोनेंट के बारे में बताया गया है, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या चीज़ मिलकर बनता है, ठीक है। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में तीन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला है लीडर्स, दूसरा होता है एक्टिव मेंबर्स और तीसरा होते हैं फॉलोअर्स। अब ये क्या है देखिए, लीडर्स वो लोग होते हैं जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं और अगर जीत जाते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक्टिव मेंबर्स। ये एक्टिव मेंबर्स वो होते हैं जो पार्टी मीटिंग्स हो गया ये अटेंड करते हैं और ये काफ़ी क्लोज होते हैं लीडर्स के, ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हो गया तो ये लोग ये सब काम परफॉर्म करेंगे। और लास्ट जो है फॉलोअर्स, ये वो लोग होते हैं जो डेडिकेटेड वर्कर्स होते हैं पार्टी के, ठीक है। जो एक्टिव मेंबर्स जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी के आधार पर ये अपना काम करते हैं, ठीक है। तो ये तीन कंपोनेंट आप याद रखेंगे पॉलिटिकल पार्टी के। चलिए तो ये टॉपिक ख़त्म हुआ। अगला टॉपिक है यहाँ पे फंक्शंस। पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या है, वो क्या क्या
फंक्शन परफॉर्म करती हैं। लेकिन उस पर आने से पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक से, ठीक है। देखिए, ये तो इंट्रोडक्शन था, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनेगा नहीं ज़्यादा। सबसे पहला जो आपको यहाँ पे याद रखना है वो ये है, ये लाइन कई बार आपको दिया जाता है कि लगभग 100 साल पहले कुछ ही कंट्रीज थी जहाँ पे कोई पार्टी हुआ करता था, लेकिन अब हर कंट्री में पार्टी है। ये लाइन आपको दे देंगे और बोलेंगे ऐसा क्यों है, इस स्टेटमेंट को एग्जामिन कीजिए। तो यहाँ पे आपको पार्टी का इंपॉर्टेंस बताना है, मतलब ये जो अगला टॉपिक हम देखने वाले हैं फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये लिखना पड़ेगा, इसको वो पढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये बनेगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक से, आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी। तो आपको पॉलिटिकल पार्टी का डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक लिखना है। और इसी क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे कि नेम द 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी का 3 कंपोनेंट क्या है बताइए। तो लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स और उसके बाद आते हैं फॉलोअर्स, ठीक है, ये लिख लेंगे आप। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि वाई डू पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व पार्टीजनशिप। पॉलिटिकल पार्टीज़ में पार्टीजनशिप क्यों देखने को मिलता है। तो आप सबसे पहले पार्टीजनशिप डिफाइन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। डिफाइन करने के बाद आप यहाँ से लिख देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इतना आंसर काफ़ी होगा। फिर आगे आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आप यहीं से बना के लिख सकते हैं। ये हो गया पहला फीचर, ठीक है, ये जो ग्रीन से अंडरलाइन किया हुआ है। उसके बाद ये पार्टीज़ लोगों को परसुएट करती हैं कि क्यों उनके पॉलिसीज़ बेटर है बाकी अदर पॉलिटिकल पार्टीज से, ये लिख सकते हैं। फिर ये जो पॉलिसीज़ है उसको इम्प्लीमेंट कब करती है, जब इलेक्शन जीत जाती है तब, ये एक पार्टी, ये एक मतलब फीचर आप लिख सकते हैं। और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी में पार्टीजनशिप देखने को मिलता है, ये आप अगला फीचर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी को आप पॉइंट वाइज लिख देंगे। ये तो यही सब कुछ क्वेश्चन है। यहाँ से आगे मूव करते हैं फंक्शन पे। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, ठीक है। अब ये आप ज़रा वीडियो को पॉज कर दीजिए और ख़ुद ही सोचिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, फॉर एग्जांपल बीजेपी या फिर कांग्रेस, इनका फंक्शन क्या है, ठीक है। थोड़ा खुद से सोच के देखिए। तो देखिए, सबसे पहले मन में ख्याल क्या आता है कि ये पार्टीज़ जो है वो अपना कैंडिडेट उतारती है इलेक्शन में और ये लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन आप सोचे होंगे कि अगर ये लोग हार जाते हैं तो ये लोग ऑपोजिशन का काम करते हैं, ये आपके मन में आया होगा। और भी बहुत सारा चीज़ आ सकता है, एक बार हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला फंक्शन क्या दिया है, पार्टीज़ कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, समझ में आ गया। इन मोस्ट डेमोक्रेसी जो इलेक्शंस है वो कौन लड़ता है, कैंडिडेट्स के द्वारा लड़े जाते हैं। और ये कैंडिडेट्स कहाँ से आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने कैंडिडेट उतारते हैं, समझ गए। अब किसी भी पार्टी में कैसे चुना जाएगा कि कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होगा, ठीक है। अब देखिए, ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से डिसाइड होता है। कुछ कंट्रीज जैसे कि यूएसए हो गया, यहाँ पे जो पार्टी के मेंबर्स या फिर सपोर्टर्स होते हैं ये लोग चूज़ करते हैं कि कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा उतरेगा। खड़ा उतरेगा मतलब कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा, ठीक है। और वहीं कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जैसे कि इंडिया, यहाँ पे जो पार्टी के टॉप लीडर्स होते हैं वो लोग कैंडिडेट चूज़ करते हैं, ठीक है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए। समझे इन दोनों का बीच में डिफरेंस। देखिए, यूएसए में जो लोअर लेवल है, जो सपोर्टर्स हो गए, मेंबर्स हो गए, ये लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा। लेकिन इंडिया जैसे कंट्री में यहाँ पे जो पार्टी के टॉप लोग हैं, लीडर्स लोग हैं, ठीक है, वो लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा, समझ गए। तो ये हो गया पहला फंक्शन कि पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। जितना ग्रीन से अंडरलाइन किया हुआ है उतना लिख देंगे, काफ़ी होगा, ठीक है। चलिए आते हैं दूसरे फंक्शन पे। दूसरा फंक्शन है कि पार्टीज पुट फॉरवर्ड, ये सब याद करते चलिएगा, ठीक है। पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। पार्टीज़ का अगला काम है कि ये लोग अलग अलग पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स सामने रखते हैं और वोटर्स चूज़ करते हैं, ठीक है। पार्टीज़ इलेक्शन के टाइम में वादा करती है कि अगर ये लोग जीत गए तो ये पॉलिसीज़ और ये प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करेंगी, ठीक है। उसमें से वोटर्स को जिस पार्टी का प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ पसंद आता है वोटर्स उसे वोट देती है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा फंक्शन। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, हमें पता है कि सोसाइटी में लार्ज वैरायटी ऑफ व्यूज़ है, सबको अलग अलग टाइप का डेवलपमेंट चाहिए। किसान चाहेगा कि इरिगेशन फैसिलिटी वगैरह सब बढ़े,
ठीक है। इंडस्ट्रियलिस्ट कुछ और डिमांड करेंगे, कोई चाहेगा डैम बने, कोई चाहेगा रोड बने, ठीक है। सबका अपना अपना व्यू है डेवलपमेंट को लेके। तो कोई भी गवर्नमेंट इतने जो लार्ज वैरायटी ऑफ व्यूज़ है इसको हैंडल नहीं कर पाती है, ठीक है। यहाँ पे ज़रूरत क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियन हैव टू बी ग्रुप टुगेदर टू प्रोवाइड अ डायरेक्शन इन विच पॉलिसीज़ कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या चाहिए, जो बहुत सारे एक तरीके के जो ओपिनियन है उनको ग्रुप किया जाए और तब गवर्नमेंट उसके ऊपर लॉ बनाए, ठीक है। और यही काम मतलब अलग अलग ओपिनियन को ग्रुप करना, ठीक है, लोगों को क्या क्या चाहिए सबका डिमांड को मिला के एक डिमांड बनाना, ये काम जो है कौन करती है, पार्टीज करती है, ठीक है। अलग अलग जो व्यूज़ है डेवलपमेंट को लेकर उन सब व्यूज़ को ध्यान में रखते हुए ये जो पार्टीज़ है ये पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाती है, ठीक है। अ पार्टी रिड्यूसेस अ वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस इनटू अ फ्यू बेसिक पोजीशंस विच इट सपोर्ट्स। तो यहाँ पे लिखा है कि अब पार्टी क्या करती है, जो वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियन है, बहुत सारे जो ओपिनियन है उसको रिड्यूस करके सिंपल कर देती है और उस पर जो गवर्नमेंट है वो लॉ बनाती है, ठीक है। अ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी को रेड से लिखा हुआ है, रूलिंग पार्टी क्या है देखिए। और ये जो भी ग्लॉसरी होता है ना, जो रेड से लिखा होता है सब वर्ड, ये सब वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते रहता है। तो रूलिंग पार्टी का मतलब ऐसा पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट को चला रहा है, मतलब वो पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन जीत के आया हुआ है और गवर्नमेंट फॉर्म किया है, उस पार्टी को रूलिंग पार्टी बोलते हैं। नाम से भी पता चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो गवर्नमेंट है वो वैसा ही पॉलिसीज़ लाती है जो रूलिंग पार्टी चाहती है। मतलब ये जो रूलिंग पार्टी है इसके ही मेंबर्स तो जीत के आए हुए हैं, इसके ही मेंबर्स गवर्नमेंट में आए हुए हैं, ठीक है। तो मतलब जो रूलिंग पार्टी चाहेगा वो गवर्नमेंट वैसा ही पॉलिसीज़ बनाएंगी, ठीक है। ये हो गया दूसरा फंक्शन। आते हैं तीसरे फंक्शन में, पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। पार्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लॉ बनाने में, ठीक है। अब देखा जाए तो लॉ कहाँ पे बनता है, जो हमारे लेजिस्लेचर है, लोकसभा राज्यसभा, वहाँ पे डिबेट होता है, फिर बिल पास किया जाता है, तब जाके लॉ बनता है। लेकिन ये जो लेजिस्लेचर में जो मेंबर्स है, ये मेंबर्स आए कहाँ से हैं, पार्टी से ही आए हैं, ठीक है। ये सब पार्टी के ही मेंबर्स हैं यहाँ पे। तो बोलने को तो लेजिस्लेचर है, लेकिन ले दे के देखा जाए तो पार्टी ही जो है वही लॉ बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा फंक्शन। आते हैं फोर्थ फंक्शन में, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। ये तो समझ में यहीं से समझ में आ गया। लिखा है कि पार्टीज जो है वो लीडर्स को रिक्रूट करती है, उसको ट्रेन करती है, ठीक है, इलेक्शन में उतारती है, जीत जाने के बाद उनको मिनिस्टर बना दिया जाता है और इस तरीके से। और ये मिनिस्टर ही तो क्या है, गवर्नमेंट है। तो पार्टीज जो है गवर्नमेंट बनाती है और चलाती है, ठीक है। चलिए ये हो गया चौथा। पाँचवें पे आ जाते हैं, वो पार्टीज जो इलेक्शन में हार जाती है, ठीक है, दोज पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज़ एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर्स और रॉन्ग पॉलिसीज़। वो पार्टीज जो हार जाती है इलेक्शन में वो ऑपोजिशन का रोल प्ले करती है, ठीक है। क्या क्या रोल होता है, बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यू। मान लीजिए जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी है, वो कुछ लॉज लेके आई, वो पब्लिक के फेवर में नहीं है, तो वहाँ पे ये अपना आवाज़ उठाएंगी, ठीक है। क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर ऑन रॉन्ग पॉलिसीज़। अगर गवर्नमेंट कोई रॉन्ग पॉलिसी लेके आता है तो वहाँ पे वो सरकार को क्रिटिसाइज़ करती है, ठीक है, ये ऑपोजिशन। तो इस तरीके से जो ये पार्टीज़ है ऑपोजिशन का रोल प्ले करती है, ठीक है। ये हो गया पाँचवा फंक्शन। आते हैं सिक्स्थ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन बन जाता है। पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। अब पार्टीज़ काफ़ी हद तक डिसाइड करता है कि जो पब्लिक है वो क्या सोचती है, पब्लिक के सोच को काफ़ी प्रभावित करता है पार्टीज़। कैसे, देखिए, दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज़। जो पार्टीज़ हैं वो समय समय पर कई सारे इश्यूज़ को उठाते हैं और लोग उन पर सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। फिर पार्टीज़ हैव लैक्स ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। पूरे कंट्री में इनके लोग मेंबर्स मतलब एक्टिविस्ट फैले हुए हैं, ठीक है। फिर कई सारे जो आप प्रेशर ग्रुप देखते हैं, ये प्रेशर ग्रुप और कुछ नहीं, यही पॉलिटिकल पार्टी के एक्सटेंशन होते हैं, ठीक है। मतलब इसी पॉलिटिकल पार्टी के बनाए हुए होते हैं और ये प्रेशर ग्रुप आपको कई जगह देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर पार्टीज समटाइम ऑल्सो लॉन्च मूवमेंट फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल। पार्टीज़ कई सारे मूवमेंट भी लॉन्च करते हैं ताकि लोग जो समस्या फेस कर रहे हैं उनका समाधान निकाला जा सके। तो ऑफन ओपिनियंस इन द सोसाइटी क्रिस्टलाइज ऑन द लाइन्स पार्टी टेक। तो ऑफन जो सोसाइटी में जो भी ओपिनियन है वो ओपिनियन किस आधार पे होता है, पार्टीज़ कैसा जो लाइन से वो मतलब पार्टीज़ कैसा विचारधारा लेके चल रहा है, उसी विचारधारा के आधार पर जो सोसाइटी में ओपिनियन बिल्डअप होता है, ठीक है। तो एग्जाम में इसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन बन जाता है कि हाउ डू पॉलिटिकल पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे ओपिनियन शेप करता है, तो देखिए आपको 3 पॉइंट मैंने याद रखना है।
ये रेज एंड हाईलाइट इश्यूज़ ये करते हैं। साथ ही साथ जो प्रेशर ग्रुप है अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये भी पॉलिटिकल पार्टी का ही एक्सटेंशन है, ये बात आप लिखेंगे। और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो मूवमेंट लॉन्च करती हैं ताकि लोगों का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सके। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट से आप इसका आंसर देंगे। समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे मूव करें 7th फंक्शन पे। ये लास्ट फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी का। देखिए, पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट। मान लीजिए किसी को कोई सरकार से कोई काम करवाना है, ठीक है, तो वो काम अगर डायरेक्टली नहीं हो पा रहा है तो पार्टीज उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, लोगों का ये चलिए हम आपका काम करवा देते हैं। फिर अगर गवर्नमेंट कोई वेलफेयर स्कीम लाया हुआ है, कोई सा भी स्कीम, वो स्कीम का अगर फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है गरीब लोगों को, तो गरीब लोग किसके पास जाते हैं? पार्टी के लोगों के पास जाते हैं और वो लोग उनको हेल्प करते हैं। तो ये अगला फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे लिखा है कि फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज़ ईजी टू अप्रोच अ लोकल पार्टी लीडर देन अ गवर्नमेंट ऑफिसर। समझ गए? डेट इज़ वाई दे फील क्लोज टू पार्टीज इवन व्हेन दे डू नॉट फुल्ली ट्रस्ट देम। तो लोग जो है वो पार्टी के थोड़ा करीब महसूस करते हैं खुद को। पारा का कोई नेता है तो लोग उनके पास जाते हैं और हेल्प मांगते हैं। ठीक है, और पार्टी भी हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टीज हैव टू बी रेस्पॉन्सिव टू पीपल नीड्स एंड डिमांड। अगर पार्टी लोगों का हेल्प नहीं करेंगी तो नेक्स्ट इलेक्शन में क्या होगा? ये जो लोग हैं ये उनको रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 7 फंक्शन पॉलिटिकल पार्टी का। इसके ऊपर क्वेश्चन अलग अलग टाइप से बन सकता है, अभी बात करेंगे उस पर। उससे पहले नेसेसिटी पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। अभी तक हमने एक क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे डिस्कस किया है कि पार्टीज कैसे पब्लिक ओपिनियन को शेप करती है। चलिए नेसेसिटी पे पढ़ते हैं, पार्टी का ज़रूरत क्या है। तो इसका एक आंसर तो हम लोग ऐसे ही दे सकते हैं कि चूँकि पार्टीज ये सब फंक्शन परफॉर्म करती है, ये 7 फंक्शन पार्टी परफॉर्म करती है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी नेसेसरी है। लेकिन इसको हम लोग कुछ और तरीके से भी आंसर करेंगे। देखिए, वी नीड पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज दे परफॉर्म ऑल दिस फंक्शन। वही बात यहाँ पे लिखा है कि चूँकि पार्टीज ये सब फंक्शन परफॉर्म करती है इसलिए हमें पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। लेकिन फिर भी हमें एक क्वेश्चन और पूछना होगा। वो क्वेश्चन ये है कि वाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो रेड से अंडरलाइन किया हुआ है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, कि क्यों मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के बिना चल नहीं सकती है। तो इसका जवाब पाने के लिए आप एक ऐसे सिचुएशन को इमेजिन कीजिए जहाँ पे कोई भी पार्टी नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे कंट्री में ही कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ना बीजेपी है ना कांग्रेस है, कोई नहीं है। ठीक है, अब इलेक्शन के टाइम पे क्या होगा? जो कैंडिडेट्स खड़े होंगे वो सभी क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। वो कैंडिडेट का कोई पार्टी नहीं है, अपना नाम से ही खड़ा हो गया वो। ठीक है, नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू द पीपल। ये जो सभी कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं वो ऐसा प्रॉमिस नहीं कर पाएंगे जिसमें कोई मेजर पॉलिसी चेंज लाया जा सके। ठीक है, वो कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे ही सोच पाएगा। ठीक है, पूरा कंट्री के लिए कोई चेंज अगर लाना है तो ये कैंडिडेट वो चीज़ नहीं सोच पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो तो सिर्फ अपना डिस्ट्रिक्ट से खड़ा हुआ है। ठीक है, गवर्नमेंट में बी फॉर्म बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन। सरकार भी बन जाएंगी, कैंडिडेट जीत जाएंगे, गवर्नमेंट बन जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट का जो यूटिलिटी है, जो यूज़ है, वो पूरी नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी। जो भी कैंडिडेट जो जीत के आए हुए हैं, जो इलेक्टेड हैं, वो सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अकाउंटेबल होंगे। ठीक है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम ठीक से करा रहे हैं कि नहीं, इतना ही उनका जिम्मेदारी होगा। बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन। पूरा कंट्री के लिए कौन सा पॉलिसी होगा वो यहाँ पे बोला गया था, मेजर पॉलिसी चेंज। पूरा कंट्री का लिए पॉलिसी कैसा होगा ये कोई डिसाइड करने वाला नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें समझ में आ रहा है कि किसी भी डेमोक्रेसी में, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, वहाँ पे अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहे तो वो डेमोक्रेसी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। बातें कर रहे को समझ रहे कि नहीं समझ रहे? चलिए, तो एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन बनता है तो आपको ये पूरा चीज़ एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, बस याद रखिएगा जो अंडरलाइन किया हुआ है ये सब पॉइंट्स आपके आंसर में होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे मूव करें, इस पैरा को समझते हैं। यहाँ पे उसी चीज़ को और एक्सप्लेन किया गया है। अब मान लीजिए इसको आप रिलेट कीजिए पंचायत इलेक्शन से। ठीक है, कई सारे स्टेट में जो पंचायत इलेक्शन होते हैं वहाँ पे कोई पार्टी नहीं होता है। ठीक है, वो नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टी नहीं भी होते हुए क्या होता है कि यह नोटिस किया जाता है कि जो विलेजेस है वो स्प्लिट हो जाती है इनटू फैक्शन। ठीक है, मोर देन वन फैक्शन, अलग अलग ग्रुप्स में जो विलेज के लोग हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो अलग अलग ग्रुप है ये अपने अपने कैंडिडेट उतारते हैं। तो मतलब एक विलेज है, यहाँ पे पंचायत इलेक्शन हो रहा था, यहाँ से पंचायत चुनना है,
ठीक है, यहाँ पे कोई पार्टी नहीं था। तो यहाँ पे लोगों ने क्या किया, खुद ही वो लोग ग्रुप में डिवाइड हो गए, ठीक है, और अलग अलग ग्रुप अलग अलग कैंडिडेट को भेज रहा है, समझ रहे। तो यहाँ पे पार्टी नहीं भी होते हुए लोग अपने आप पार्टी का काम करवा ले रहे हैं, समझ रहे। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द पार्टी डज। तो पार्टी का भी काम यही है। पार्टी क्या करता है कि अलग अलग ग्रुप से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजता है, समझ रहे। तो यहाँ पे लिखा है, तो वो यहाँ पे लिखा है कि दैट इज़ द रीज़न वी फाइंड पॉलिटिकल पार्टीज इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, वेदर दीज कंट्रीज आर बिग और स्मॉल, ओल्ड और न्यू, डेवलप्ड और डेवलपिंग। यही रीज़न है कि पॉलिटिकल पार्टी हमें सब कंट्रीज़ में देखने को मिलता है, भले ही वो बड़ा हो, छोटा हो, डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो, मायने नहीं रखता है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी चाहिए ही चाहिए। तो ये बस आपको समझना था। आगे मूव करें। अब यहाँ पे एक ऐसा लाइन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक अलग से एक मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, क्या तो फिल इन द ब्लैंक्स में, नहीं तो एमसीक्यू के रूप में, ठीक है। चलिए समझते हैं क्या लिखा है इसमें। लिखा है कि द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। चलिए समझते हैं एक एक वर्ड का मतलब। सबसे पहले समझिए ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में होता है कि लोग जो है वो एक लीडर को, यानी एक नेता को इलेक्ट मतलब चुनते हैं, और ये नेता जाके जो है वो बिल के लिए या फिर लॉ के लिए वोट करता है, ठीक है। मतलब हम लोग जो पब्लिक है वो एक रिप्रेजेंटेटिव, इसको रिप्रेजेंटेटिव बोलेंगे, इस लीडर को, नेता को, ठीक है, जिसको भी, इसको रिप्रेजेंटेटिव बोलेंगे। ये रिप्रेजेंटेटिव जाके हम लोग ये मतलब ये हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हम लोग इसको चुन के भेजे हुए हैं। ऐसे ही ये अलग डिस्ट्रिक्ट है या फिर अलग कंस्टिट्यूएंसी है, ये अपना एक लीडर चुन के भेजेगा, ठीक है। ये अलग लीडर है, अलग लोग हैं, ये लोग अपना एक लीडर चुन के भेजेंगे। तो ये सभी जो रिप्रेजेंटेटिव है, ये जो लीडर है ये इनको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लीडर इनको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लीडर इनको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये सभी लीडर वोट करके कोई बिल या फिर लॉ पास करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है, क्योंकि हम लोग रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेज रहे हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव जाके हमारे लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। और एक होता है सिर्फ डेमोक्रेसी। सिर्फ डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, जो लोग हैं वो खुद ही डिसाइड करें, खुद ही बिल के लिए या फिर लॉ के लिए वोट करें। इसमें क्या होता है कि उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है इंडिया में अभी तो ऐसा ही है, ठीक है। हम लोग नेता चुन के भेजते हैं और ये नेता पार्लियामेंट में बैठ कर लॉ बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ये इसलिए ही है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होता तो क्या हम रिप्रेजेंटेटिव ढूंढ के भेज पाते? नहीं। और ये रिप्रेजेंटेटिव क्या लॉ बना पाते? नहीं, ठीक है। तो जैसे जैसे ये पॉलिटिकल पार्टीज राइज हो रहे हैं वैसे वैसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी इमर्ज हो रहे हैं। समझ रहे हैं ये लाइन का मतलब? तो यही इसका मीनिंग है, ठीक है। और आगे देखिए, एज वी हैव सीन लार्ज सोसाइटीज़ नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जितना बड़ा सोसाइटी होगा उतना ही रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का नीड ज़्यादा होगा, क्योंकि इतने, अब जैसे इंडिया जैसा कंट्री है, यहाँ पे अगर एक लॉ बनाना है तो पब्लिक अगर डायरेक्टली खुद ही चूज़ करे कि कौन सा लॉ बनेगा कौन सा लॉ नहीं बनेगा, काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है, मतलब हम लोग लीडर्स को इलेक्ट करके भेजते हैं और ये लीडर या फिर रिप्रेजेंटेटिव ये लोग लॉ बनाते हैं, ठीक है। तो जितना लार्ज सोसाइटी होगा उतना ही रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का नीड होगा, ठीक है। तो एज सोसाइटीज़ बिकम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स दे ऑल्सो नीड सम एजेंसी टू गैदर डिफरेंट व्यूज़ ऑन वेरियस इश्यूज़ एंड टू प्रेजेंट दिस टू द गवर्नमेंट। तो सोसाइटी जितना ही बड़ा होगा, जितना ही कॉम्प्लेक्स होगा, उतना ही ज़्यादा नीड होगा एक एजेंसी का। वो एजेंसी का काम क्या होगा, जितने भी व्यूज़ है, इश्यूज़ है, उन सबको इकट्ठा करे और गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करे। और ये एजेंसी का काम कौन करेगा? यही पॉलिटिकल पार्टी करेंगे। मतलब पॉलिटिकल पार्टी जो समाज के व्यूज़ है, इश्यूज़ है, उसको गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करेंगी, ठीक है। They needed some ways to bring various representatives together so that a responsible government could be formed. यहाँ पे ये दे कौन है? सोसाइटीज़, जो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, ठीक है, उनको दे बोला गया है। तो इन सोसाइटीज़ को क्या चाहिए? कुछ ऐसा तरीका चाहिए जिससे कि ये सभी जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो सब एक साथ आए, ठीक है, और एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाए। तो ये सब हो पाएगा विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। फिर दे मतलब ये लार्ज सोसाइटीज़, ये सोसाइटीज़ को एक मैकेनिज़्म, एक ऐसा प्रोसेस चाहिए जिससे कि क्या हो सके, अगर गवर्नमेंट कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको सपोर्ट करे, गवर्नमेंट कोई बुरा काम कर रहा है तो उसको रोके वहाँ पे, ठीक है। पॉलिसीज़ बनाए, जस्टिफाई एंड अपोज देम, ठीक है। तो गवर्नमेंट का ये सब काम को रेगुलेट करने का काम भी कौन करती है? पॉलिटिकल पार्टी करती है।
तो पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल दीज नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज़, ठीक है। तो वी कैन से दैट पार्टीज आर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी। तो एक डेमोक्रेसी को अच्छे से चलने के लिए क्या चाहिए, पार्टीज चाहिए। तो पार्टी होगा तो ही डेमोक्रेसी अच्छे से चल पाएगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा। तो ऊपर जो हमने क्वेश्चन देखा था रेड से अंडरलाइन किया हुआ कि वाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी, इसका आंसर हमें इस पूरे पैसेज में मिल रहा है। एक तो हमने रीजंस यहाँ पे देखा, ठीक है, कि हमने एक ऐसा सिचुएशन को इमेजिन किया जिसमें पार्टी नहीं है, तो वहाँ पे जो कैंडिडेट जीतेंगे वो सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम करेंगे, पूरे कंट्री के लिए काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कोई मेजर पॉलिसी चेंजेस नहीं ला पाएंगे, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी का होना ज़रूरी है। एक रीज़न तो हमने ये देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि एक विलेज जो है जहाँ पे पंचायत इलेक्शन नॉन पार्टी बेस्ड होता है, वहाँ पे भी जो विलेज के लोग हैं वो आपस में ग्रुप बना लेते हैं और ये ग्रुप कैंडिडेट भेजते हैं, मतलब इनडायरेक्टली वहाँ पे भी पार्टी बन जाता है। फिर हमने देखा कि जो पॉलिटिकल पार्टी है जैसे जैसे उभर रही है वैसे वैसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी उभर के सामने आ रही है, ठीक है। और जितना सोसाइटी जो है जितना लार्ज और कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का नीड होगा और उतना ही ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी का नीड होगा, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, यहाँ पे जो समाज के जो अलग अलग ग्रुप्स है वहाँ पे जो भी इश्यूज़ है, जो भी व्यूज़ है उनका, वो सब गैदर करती है और उनको गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करती है, ठीक है। फिर ये जो पार्टीज़ है ये सभी रिप्रेजेंटेटिव्स को मिला के एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म करती है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट को रेगुलेट करने का काम है, सपोर्ट करना, रिस्ट्रेन करना, गवर्नमेंट का पॉलिसी को जस्टिफाई करना या फिर अपोज करना, ये सारा काम पॉलिटिकल पार्टी परफॉर्म करती है, ठीक है। तो इसीलिए पार्टीज जो है वो नेसेसरी कंडीशन है डेमोक्रेसी के लिए, समझे। चलिए अब ये टॉपिक ख़त्म हुआ, तो देखते हैं अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा कैसा बनेगा। सबसे पहले हमने यहाँ से देखना स्टार्ट किया था फंक्शंस से, तो सिंपल क्वेश्चन तो यही बनेगा कि डिस्क्राइब एनी 5 मेजर फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी 5 फंक्शन लिखना है तो आप लिख लेंगे, जो अंडरलाइन किए हैं वो सब पॉइंट आपके आंसर में होना चाहिए, ठीक है, पॉइंट वाइज आंसर दे देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमने ये देखा था यहाँ पे कि पार्टीज़, यहाँ पे हमने बोला था कि हाउ डू पॉलिटिकल पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन, एक्सप्लेन। तो आपको ये पूरा बात यहाँ से यहाँ तक लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन देखा कि वाई कांट मॉडर्न डेमोक्रेसीज एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो आपको ये पूरा जो अंडरलाइन किए हैं वो सब बात यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से भी। इसके बाद क्वेश्चन बन सकता है इस लाइन के ऊपर, ठीक है। आपसे पूछेंगे ऐसे क्वेश्चन देके कि फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। लिखेंगे द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक टू डैश। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए, इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। चलिए ये हो गया, बस इतना ही सब टाइप का क्वेश्चन बनेगा। और एक जो स्टेटमेंट आपने देखा था यहाँ पे कि 100 साल पहले बहुत कम पार्टीज थी, अब बहुत ज़्यादा पार्टी हो गई है, ये लाइन इस लाइन के ऊपर दे देंगे और बोलेंगे एग्जामिन द स्टेटमेंट। तो यहाँ पे भी आपको पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन लिख देना है, ठीक है। चलिए फिर आपको स्टेटमेंट ये भी देख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज आर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी, एनालाइज द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल्स। तो फिर से यही ऊपर वाला चीज़ सब आपको लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे लेटेस्ट रिवाइज दिया गया है, चलिए देखते हैं। लिखा है कि कैटेगराइज दिस फोटोग्राफ्स बाय द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज दे इलस्ट्रेट। 3 फोटोग्राफ यहाँ पे दिया गया है, बताइए ये कौन सा फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो पहला फिगर आप देख पा रहे हैं, कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे। लिखा है कि एक्टिविस्ट ऑफ बीजेपी महिला मोर्चा डेमोन्स्ट्रेट अगेंस्ट हाइक इन प्राइसेस ऑफ ऑनियंस एंड एलपीजी इन विशाखापट्टनम। तो बताइए ये कौन सा फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे बीजेपी महिला मोर्चा है, तो ये क्या है, एक प्रेशर ग्रुप है, ठीक है। और हमने अभी पढ़ा था जो प्रेशर ग्रुप है ये और कुछ नहीं होता है, ये देखिए मैनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का ही एक्सटेंशन होता है। तो बीजेपी महिला मोर्चा जो है यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन को शेप दे रही है, ठीक है, लोगों को जागरूक कर रही है कि ऐसा ऐसा इश्यू चल रहा है उस जगह पे, ठीक है। तो ये फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है वो पिक्चर। फिर आगे देखें, दूसरा फिगर ये है, लिखा हुआ है कि मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स ₹1 लाख चेक टू द फैमिलीज ऑफ हुक विक्टिम्स एट देयर हाउसेस।
तो यहाँ पे मिनिस्टर जो है 1 लाख रुपए दे रहे हैं, तो ये कौन सा फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो देखिए यहाँ पे ये है, जो पार्टीज़ हैं वो लोगों को तक पहुँचा रहे हैं वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है, लोगों को एक्सेस दे रहे हैं, तो ये फंक्शन यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। तीसरा आप ट्राई कीजिए, तीसरा में भी कोई मोर्चा निकाला गया है, लिखा है कि एक्टिविस्ट ऑफ CPIM, CPI, OGP, JDS टेक आउट अ रैली इन भुवनेश्वर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट POSCO, द कोरियन स्टील कंपनी फॉर बीइंग परमिटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सपोर्ट आयरन ओर फ्रॉम ओडिशा टू फीड स्टील प्लांट्स इन चाइना एंड कोरिया। तो इसके खिलाफ ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये कौन सा फंक्शन है? तो प्रोटेस्ट करना भी किस में आता है? आपका इसी में आता है, ठीक है, पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। तो ये भी ये फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए, तो एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, डायग्राम देके आपसे फंक्शन पूछ सकते हैं। आते हैं अगले टॉपिक पे, हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव। किसी भी डेमोक्रेसी में या फिर किसी भी कंट्री में कितने पार्टी होना अच्छा माना जाएगा? तो देखिए, हमें पता है कि किसी भी डेमोक्रेसी में एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स को खुला छूट मिला हुआ है, आज़ादी मिला हुआ है कि वो पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस सेंस में अगर बात करें तो किसी भी कंट्री में लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, ठीक है। खुद हमारे इंडिया का बात किया जाए तो इंडिया में मोर देन 750 पार्टीज़ है जो कि रजिस्टर्ड है विथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पार्टीज़ का रजिस्ट्रेशन करती है, ठीक है, और इलेक्शन करवाती है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये पूरे 750 पार्टीज़ सभी सीरियस कंटेंडर्स है, ठीक है। इसमें से कुछ ही मुट्ठी भरी पार्टीज़ ऐसे हैं, गिने चुने पार्टीज़ ही ऐसे हैं जो इलेक्शन सही तरीके से लड़ते हैं और सरकार बनाने का दम रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे पार्टीज़ को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेजर या फिर इफेक्टिव पार्टीज़, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि किसी भी डेमोक्रेसी में कितने मेजर या फिर इफेक्टिव पार्टीज़ अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, इस सवाल का आंसर करते हैं। कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं वर्ल्ड में जहाँ पे सिर्फ एक पार्टी को अलाउ किया जाता है गवर्नमेंट को कंट्रोल और रन करने के लिए, ठीक है। ये दो वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल और रन करना, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी ये दोनों काम करता है। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं वन पार्टी सिस्टम। नाम से ही समझ में आ रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देख के ये काफ़ी सिंपल लग रहा होगा, लेकिन इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि डिफाइन वन पार्टी सिस्टम। तो आपको ये पूरा चीज़ लिखना पड़ेगा, जहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी को अलाउ है गवर्नमेंट को कंट्रोल और रन करने के लिए, ठीक है। ये दो वर्ड पे आप ध्यान देंगे। फिर आगे देखें, एग्जाम्पल कौन सा है इसका? तो चाइना ओनली कम्युनिस्ट पार्टी इज़ अलाउड टू रूल। तो चाइना एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे वन पार्टी सिस्टम को फॉलो किया जाता है। वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, इसी को गवर्नमेंट को कंट्रोल और रन करने का मतलब परमिशन है, ठीक है। फिर आगे देखिए, although legally speaking people are free to form political parties, it does not happen because the electoral system does not permit free competition for power। ऐसे तो कानूनी रूप से अगर बोला जाए तो पीपल फ्री है पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वहाँ पे जो इलेक्टोरल सिस्टम यानी सिस्टम ऑफ इलेक्शन जो है वो इस तरीके से है कि पार्टीज़ का बीच में कंपटीशन फ्री तरीके से हो ही नहीं पाएगा। आपको हर जगह कम्युनिस्ट पार्टी ही दिखेगा और आप इसी को वोट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो वन पार्टी सिस्टम है, क्या ये अच्छा है कि बुरा है? तो जाहिर सा बात है, ये अच्छा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। वी कैन नॉट कंसिडर वन पार्टी सिस्टम एज अ गुड ऑप्शन। क्यों? क्योंकि दिस इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है। लोगों को ऑप्शन ही नहीं दिया जा रहा है चूज़ करने का, तो ये डेमोक्रेसी कैसे हुआ यहाँ पे, ठीक है। एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एटलीस्ट 2 पार्टीज टू compete in elections and provide a fair chance for the competing parties to come to power। ये डेमोक्रेटिक ऑप्शन तब होता जब यहाँ पे कम से कम 2 पार्टीज होते हैं, और सिर्फ पार्टी का होना ही काफ़ी नहीं है, दोनों को फेयर चांस मिलना चाहिए इलेक्शन में compete करने का, ठीक है, और पावर पे आने का। समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे एग्जाम में। आपसे पूछा जाएगा कि वाई इज़ वन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम नॉट कंसिडर्ड अ गुड ऑप्शन इन डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो आपको लिखना होगा बिकॉज दिस इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन। उसके बाद आप लिख देंगे कि हेयर वोटर्स आर नॉट ऑफर्ड एनी चॉइस एट द टाइम ऑफ वोटिंग, ठीक है। फिर ज़्यादा मार्क्स का हुआ तो आप ये भी चीज़ लिख देंगे, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। तो वन पार्टी सिस्टम हमने समझ लिया। वन पार्टी सिस्टम का डेफिनेशन क्या है, तो ये आप ध्यान रखेंगे ये चीज़। फिर वन पार्टी सिस्टम कौन सा कंट्री फॉलो करता है, एक एग्जांपल आप चाइना याद रखेंगे, ठीक है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है वो आप याद रखेंगे, ठीक है। ये 3 चीज़।
अब आ जाते हैं टू पार्टी सिस्टम पे। टू पार्टी सिस्टम क्या होता है देखिए, इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज। ठीक है, अब ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पावर जो है, मतलब जो गवर्नमेंट होल्ड करने का पावर है, वो दो मेन पार्टीज़ के बीच में ही शिफ्ट करता रहता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ दो ही पार्टी है, सेवरल अदर पार्टीज़ में एग्जिस्ट, अदर छोटे छोटे पार्टी होते हैं, इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करते हैं और कुछ सीट जीत भी जाते हैं। ठीक है, नेशनल इलेक्शन में, लेकिन बट ओनली द टू मेन पार्टीज हैव अ सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजोरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म गवर्नमेंट। लेकिन यही जो दो मेन पार्टीज़ हैं, यही दो का मेन चांस है कि ये लोग मेजोरिटी ऑफ सीट्स जीतेंगे और गवर्नमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं टू पार्टी सिस्टम, जहाँ पे सिर्फ दो मेन पार्टी का ही चांस है गवर्नमेंट बनाने का। ठीक है, छोटे छोटे पार्टी होते हैं लेकिन उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यूनाइटेड किंगडम यूके। ये दोनों ऐसे कंट्री है जहाँ पे टू पार्टी सिस्टम फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो टू पार्टी सिस्टम का डेफिनेशन हो गया, एग्जाम्पल हो गया, इसका एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है, तो यहाँ पे हमने देखा कि कुछ और पार्टीज़ है जिनके पास हो सकता है बेटर प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ हो। ठीक है, लेकिन सिंस वो लोग पावर में नहीं आ सकते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकते हैं, इसलिए लोगों को मजबूरी में यही दो पार्टी के बीच में चूज़ करना पड़ता है। ठीक है, ये इसका ड्रॉबैक है। खैर जो भी है, इससे तो अच्छा ही है, कम से कम दो ऑप्शन तो यहाँ पे मिल रहा है। चलिए, ये हो गया टू पार्टी सिस्टम, इसका डेफिनेशन भी आप ध्यान रखेंगे। अब आगे आते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम पे। ये क्या है देखिए, इफ़ सेवरल पार्टीज compete फॉर पावर एंड मोर देन टू पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर either on their own strength or in alliance with others, we call it a multi party system। यहाँ पे दो से ज़्यादा पार्टीज़ का अच्छा खासा चांस होता है पावर में आने का, मतलब गवर्नमेंट बनाने का। ठीक है, अब वो दो से ज़्यादा पार्टीज़ क्या तो अपने दम पे आए या फिर अलायंस किसी के साथ गठबंधन करके आए, मतलब 3-4 पार्टी 5 पार्टी आपस में हाथ मिला ले और सब मिलकर गवर्नमेंट बनाए। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम को बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। नाम से ही समझ में आ रहा है, ईजी है। तो इंडिया वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम, हमारे कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो किया जाता है। ठीक है, इन दिस सिस्टम गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन अ कोएलिशन। ठीक है, बहुत सारे पार्टी एक साथ मिल जाते हैं, गठबंधन करते हैं, तब सरकार बनाते हैं। ठीक है, व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस एंड विनिंग पावर, इट इज कॉल्ड एन अलायंस और अ फ्रंट। यहाँ पे कुछ वर्ड है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, जब कुछ पार्टीज, ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम में हाथ मिला लेते हैं और एक साथ इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते हैं। ठीक है, तो ये जो सेवरल पार्टीज़ का जो झुंड है, इसको क्या बोलते हैं, अलायंस बोलते हैं। ठीक है, या फिर फ्रंट बोलते हैं। ये अलायंस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अभी बहुत काम आने वाला है। फॉर एग्जांपल इंडिया में 2004 में 3 मेजर अलायंसेस थे। अलायंसेस मतलब वो पार्टीज़ का झुंड जो आपस में हाथ मिलाए हुए हैं। ठीक है, वो तीनों अलायंसेस का नाम क्या है, नंबर 1 नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, NDA जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में पहले भी। ठीक है, फिर दूसरा है द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, UPA। ठीक है, इसका भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछते हैं। NDA में जो मेन पार्टी है वो है BJP, और भी छोटे छोटे पार्टीज़ के साथ हाथ मिलाया गया है यहाँ पे। और UPA में मेन पार्टी है कांग्रेस, और भी बहुत सारे छोटे छोटे इसमें पार्टीज़ होते हैं। ठीक है, तो देखिए इन सब का लास्ट में जो है अलायंस आ रहा है यहाँ पे, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, फिर यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। समझ रहे ना, अलायंस क्या है, ग्रुप ऑफ सेवरल पार्टीज। ठीक है, और तीसरा है लेफ्ट फ्रंट भी आ रहा है यहाँ पे, ये रहा फ्रंट। ठीक है, तो ये 3 मेजर अलायंसेस एग्जिस्ट कर रहे थे 2004 में इंडिया में। द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मेसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। तो ये डिसएडवांटेज हो गया मल्टी पार्टी सिस्टम का कि ये काफ़ी देखने में कंफ्यूजिंग रहता है, और इससे कई बार पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी देखने को मिलता है। मतलब कई बार कोई पार्टी अगर अपना सपोर्ट खींच ले तो पूरा गवर्नमेंट गिर जाता है। ठीक है, मेजोरिटी फॉर्म नहीं कर पाता है वहाँ पे। तो ये 2 डिसएडवांटेज हो गया मल्टी पार्टी सिस्टम का, लेकिन इसका एडवांटेज भी है। देखिए क्या है, दिस सिस्टम अलाउज अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब सिंस यहाँ पे बहुत सारे पार्टीज आते हैं और अलग अलग पार्टी अलग अलग पार्ट ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो इंटरेस्ट है वो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट होता है। ठीक है,
और ओपिनियन भी जो है इन सबका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, यही इसका एडवांटेज है। सिंपल सा है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम का डेफिनेशन क्या है वो आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल इंडिया में फॉलो किया जाता है। फिर हमने समझा अलायंस क्या होता है, फिर अलायंस का एग्जाम्पल हमने देखा। मल्टी पार्टी सिस्टम का डिसएडवांटेज रेड से और ग्रीन से एडवांटेज, ठीक है। तो अभी तक हमने वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम समझ लिया। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, जो हमारा टॉपिक था। टॉपिक क्या था याद है कि भूल गए? टॉपिक था हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, कितने पार्टी होने चाहिए। अब इसका आंसर देखते हैं। देखिए, तो इस सवाल का आंसर देना इतना सिंपल नहीं है, ठीक है। पार्टी सिस्टम कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि कोई कंट्री अपने आप चूज़ कर लेगा कि नहीं मुझे टू पार्टी सिस्टम पसंद है तो हम टू पार्टी सिस्टम फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये जो पार्टी सिस्टम है, वन पार्टी हो या फिर टू पार्टी हो या फिर मल्टी पार्टी हो, ये चीज़ इवॉल्व होता है ओवर अ लॉन्ग टाइम। कंट्री का हिस्ट्री पर डिपेंड करेगा कि पहले से कैसा सिस्टम चला आ रहा है, ठीक है। उस बेसिस पे पार्टी सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी, इट्स सोशल एंड रीजनल डाइवर्सिटी, इट्स हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स एंड इट्स सिस्टम ऑफ इलेक्शन, इन सब चीज़ पे डिपेंड करेगा कि कैसा पार्टी सिस्टम किस कंट्री में फॉलो किया जाता है, ठीक है। दिस कैनॉट बी चेंज्ड वेरी क्विकली, बहुत जल्दी आप इस सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। और देखिए, ईच कंट्री डेवलप्स अ पार्टी सिस्टम दैट इज़ कंडीशनड बाई इट्स स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। हर एक कंट्री में वही पार्टी सिस्टम फॉलो किया जाता है जो कि उसके स्पेशल सर्कमस्टेंसेस अलाउ करे। अब ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस क्या है, चलिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड अ मल्टी पार्टी सिस्टम, इट इज़ बिकॉज द सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी इन सच अ लार्ज कंट्री इज़ नॉट ईजिली ऑब्जर्व बाई 2 और इवन 3 पार्टीज़। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो किया जाता है तो वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो सोशल डाइवर्सिटी है, समाज में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, ठीक है, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। फिर बहुत ज़्यादा जोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स हैं यहाँ पे। तो इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी होने का कारण यहाँ पे सिर्फ 2 या फिर 3 पार्टी रहता ना, तो ये सारा चीज़ अब्जॉर्ब नहीं हो पाता, ठीक है। इसीलिए इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग पार्टी, मतलब बहुत सारा पार्टी देखने को मिलता है और यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम इवॉल्व हुआ है, ठीक है। तो ये जो डाइवर्सिटी है इसी को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। तो इंडिया में इन सब स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के कारण मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो किया जाता है। तो ये लाइन का मतलब समझे कि हर एक कंट्री वैसा ही पार्टी सिस्टम अडॉप्ट करता है जो वहाँ का स्पेशल सर्कमस्टेंसेस अलाउ करे, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कि उस कंट्री का सर्कमस्टेंसेस कैसा है, कैसे वो इवॉल्व हुआ है, उसका हिस्ट्री कैसा रहा है, इन सब चीज़ पे डिपेंड करेगा कि कौन सा कंट्री में कौन सा पार्टी सिस्टम फॉलो किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको उम्मीद करते मिल गया होगा कि कितना पार्टी किसी भी डेमोक्रेसी में होना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट लाइन आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नो सिस्टम इज़ आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशन। ऐसा नहीं बोल सकते कि वन पार्टी सिस्टम हर जगह सूट करेगा या फिर टू पार्टी सिस्टम हर जगह के लिए अच्छा है। वो डिपेंड करेगा कंट्री पे, उसका सिचुएशन पे, समझे। चलिए, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आपको ये लाइन देंगे कि नो पार्टी सिस्टम इज़ आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशंस, बोलेंगे जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट्स। तो आपको पूरा यहाँ से लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये जितना चीज़ अंडरलाइन किया हुआ है ये सब बात आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और बनेगा कि व्हाट इज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम। तो आप मल्टी पार्टी सिस्टम का डेफिनेशन लिख रहे होंगे। उसके बाद पूछेंगे कि वाई डिड इंडिया अडॉप्ट मल्टी पार्टी सिस्टम, इंडिया क्यों अडॉप्ट किया। तो आपको ये सब बात यहाँ से यहाँ तक लिखना पड़ेगा, समझे। चलिए, तो ये हो गया पूरा टॉपिक और क्वेश्चंस भी जो बन सकता था वो आपको बता दिए। इतना तैयार कर लेंगे तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आगे मूव कर जाते हैं। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, नेशनल पार्टीज़, ठीक है। देखिए, किसी भी फेडरल सिस्टम में पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, किसी को अगर कोई भी कंट्री फेडरल सिस्टम फॉलो करता है तो वहाँ पे जनरली 2 टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, ठीक है। कौन से? उससे पहले आप ये समझ लीजिए फेडरल सिस्टम क्या होता है। फेडरल सिस्टम मतलब यहाँ पे कम से कम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा। एक गवर्नमेंट जो सेंट्रल लेवल पे होगा और दूसरे गवर्नमेंट वो जो हर एक फेडरल यूनिट्स या फिर स्टेट्स में होंगे, ठीक है। इंडिया के केस में जो स्टेट्स है वो वहाँ पे एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है और सेंट्रल लेवल पे एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। तो इंडिया भी फेडरल सिस्टम फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइप के पॉलिटिकल पार्टी होते हैं। एक पार्टी वो जो पूरे कंट्री के लिए होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं नेशनल पार्टी, NP। और एक पॉलिटिकल पार्टी उस टाइप का होता है जो सिर्फ स्टेट लेवल पे काम करता है,
इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट पार्टी या फिर रीजनल पार्टी। बातें गहराई को समझ रहे हैं? चलिए, तो यहाँ पे समझ में आ गया। दो टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, वही बात यहाँ पे लिखा है कौन से दो टाइप के। तो देयर आर सम कंट्री वाइड पार्टीज, जिसको हम लोग नेशनल पार्टी बोलते हैं, जो पूरे कंट्री लेवल पे काम करता है, ठीक है। लेकिन ये सब पार्टीज भले ही कंट्री लेवल पे काम करता है, लेकिन इनका जो यूनिट्स है वो सभी वेरियस स्टेट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। बट बाई एंड लार्ज ऑल दीज यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड स्ट्रेटजी दैट इज डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल। ये जो कंट्री लेवल पे एक पार्टी है जिसको नेशनल पार्टी बोलते हैं, इसका जो यूनिट्स है वो स्टेट्स में भी प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन जो पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और स्ट्रेटजी नेशनल लेवल पर तय होता है, वही पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और स्ट्रेटजी स्टेट लेवल पे भी फॉलो किया जाता है। समझे इतना? चलिए, और जितने भी पार्टी होते हैं सभी पार्टी को रजिस्टर करना पड़ता है खुद को इलेक्शन कमीशन के साथ, ठीक है। फिर देखिए, और यहाँ जो इलेक्शन कमीशन है ये कौन है पता ही है आपको? इंडिया में इलेक्शन करवाने का काम इन्हीं का है, ठीक है। फिर पार्टी भी यही रजिस्टर करते हैं, इलेक्शन से जो भी रिलेटेड काम है वो यही देखते हैं, ठीक है। अब ये जो इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, ये सभी पार्टीज़ को तो इक्वली ट्रीट करता है, लेकिन कंट्री में कुछ लार्ज और इस्टेब्लिश्ड पार्टीज़ होते हैं, जैसे कि बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, ठीक है। ये ऐसे पार्टीज़ को क्या करता है? स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। कैसे स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? देखिए, ऐसे पार्टीज़ को एक यूनिक सिंबल दिया जाता है, ये हो गया पहला स्पेशल फैसिलिटी। और दूसरा, ओनली ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ दैट पार्टी कैन यूज दैट इलेक्शन सिंबल। उस पार्टी का मतलब वो जो लार्ज और इस्टेब्लिश्ड पार्टी है, उसका जो सिर्फ ऑफिशियल जो कैंडिडेट है वही वो उस इलेक्शन सिंबल को यूज़ कर सकता है, यूनिक सिंबल को यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बन जाता है कि आगे बात करेंगे क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। फिलहाल आप इतना सिर्फ समझ लीजिए कि अगर स्पेशल फैसिलिटी का अगर बात किया जाए, स्पेशल प्रिविलेज का, तो ये दो पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक है यूनिक सिंबल और दूसरा है सिर्फ ऑफिशियल कैंडिडेट उस इलेक्शन सिंबल को यूज़ कर सकता है। फिर आगे देखिए, पार्टीज दैट गेट दिस प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज़ आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पस। तो ऐसे पार्टीज जिनको ये सब प्रिविलेज मिलता है और भी कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ मिलता है, वैसे पार्टीज़ को इलेक्शन कमीशन क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दैट इज़ वाई दिस पार्टीज आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। इसीलिए इन सब पार्टीज़ को क्या बोला जाता है? रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। समझे? अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा आपसे पूछेंगे कि विच स्पेशल प्रिविलेज इज गिवन टू रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज बाय द इलेक्शन कमीशन। तो स्पेशल प्रिविलेज ये आप 2 पॉइंट में लिख देंगे, 1, 2, ठीक है। फिर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी वही होता है जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो और जिसको ये सब स्पेशल प्रिविलेज मिलता हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा पार्टी रिकॉग्नाइज्ड है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कोई भी पार्टी अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तो वो पार्टी को रिकॉग्नाइज्ड घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कुछ क्राइटेरिया रखा गया है रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी बनने के लिए और कुछ क्राइटेरिया रखा गया है रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी बनने के लिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले स्टेट पार्टी का देख लेते हैं। स्टेट पार्टी समझ रहे हैं? वो पार्टी जो सिर्फ स्टेट लेवल पे काम करे या फिर रीजनल लेवल पे काम करे। अ पार्टी डेट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट। ये समझिएगा, जो स्टेट में जो इलेक्शन होता है उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट इलेक्शन, ठीक है। तो अगर स्टेट वाले इलेक्शन में वो कम से कम 6% वोट ले ले, ठीक है, जितना भी वोट पड़ा है टोटल उसका 6% वोट ले ले, और एंड साथ ही साथ विंस एटलीस्ट 2 सीट्स इन इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी, कम से कम 2 सीट भी जीते, 6% ऑफ टोटल वोट और 2 सीट्स अगर स्टेट इलेक्शन में कोई पार्टी अचीव कर लेता है तो उसको हम लोग बोलेंगे रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी, ठीक है। याद कर लीजिएगा इसको। अब बात करते हैं नेशनल पार्टी बनने, रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6%, सेम परसेंटेज है, ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन। स्टेट वाले इलेक्शन को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, नेशनल वाले में क्या बोलते हैं? लोकसभा इलेक्शन बोलते हैं। तो अगर इस इलेक्शन में कम से कम 6% वोट ले ले, या फिर यहाँ पे एक और छूट भी दिया गया है कि आप पूरे नेशनल इलेक्शन में 6% वोट नहीं ले पा रहे हैं, तो मान लीजिए आपको सिर्फ 4 स्टेट में, सिर्फ 4 स्टेट का जो असेंबली इलेक्शन है, ठीक है, जो स्टेट का इलेक्शन है उसमें आप
6% वोट ले आइए, ठीक है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। अ पार्टी डेट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन या फिर असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट, ठीक है, यहाँ से आपको 6% वोट लेके आना है, और एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा के इलेक्शन में कम से कम आपको 4 सीट जीतना होना चाहिए, ठीक है, तब आप रिकॉग्नाइज हो जाएंगे नेशनल पार्टी के रूप में। यहाँ पे कितना सीट चाहिए था, कम से कम 2 सीट चाहिए था, लेकिन लोकसभा वाले में नेशनल पार्टी बनने के लिए 4 सीट आपको जीतना पड़ेगा, समझे। तो ये दोनों का क्राइटेरिया आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज अ नेशनल पार्टी, ठीक है, फिर इसी में ऐड कर देंगे कि स्टेट द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू बी अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, तो डेफिनेशन और ये क्राइटेरिया लिखेंगे आप, ठीक है। इसी तरीके से रीजनल पार्टी या फिर स्टेट पार्टी के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाएगा, वो होगा, और स्पेशल प्रिविलेज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता रहता है। तो इस कंडीशन के आधार पर हमारे कंट्री में टोटल 7 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज़ है इन 2019 तक, ठीक है, जो ये कंडीशन को फुलफिल करते हैं। वैसे सिर्फ 7 ही पार्टीज़ है, वो 7 पार्टी कौन से है नीचे बताया गया है। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, नेशनल पार्टीज़, अभी हम नेशनल पार्टी पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन के आधार पर 7 नेशनल पार्टी है टोटल, रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी। चलिए 7 को स्टडी करते हैं। सबसे पहले नाम देख लेते हैं। सबसे पहला है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC, दूसरा है बहुजन समाज पार्टी BSP, तीसरा है भारतीय जनता पार्टी BJP, चौथा है CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, पांचवा CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, 6th इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, और 7th नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP। ये 7 पार्टी को डिटेल में स्टडी करेंगे अब। तो सबसे पहला पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले ये लॉन्च कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1998, ये डेट आप याद रखेंगे, अभी बताएंगे इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है। तो इस तारीख को ये लॉन्च हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी, ठीक है, अभी ये वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है। फिर आगे देखिए, तो जो अंडरलाइन किए हैं वैसे ही आप भी अंडरलाइन करते चलिएगा। रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी इन 2016 में ये एक नेशनल पार्टी बन के आई। फिर द पार्टी सिंबल इज फ्लावर्स एंड ग्रास, इसको भी आप अंडरलाइन कीजिएगा यहाँ पे, ये सिंबल भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो तृणमूल कांग्रेस का सिंबल क्या है, तो फ्लावर्स है और ग्रास है, ये पिक्चर भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कमिटेड टू सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म, इसका आइडियोलॉजी है सेक्युलरिज्म को प्रमोट करना और फेडरलिज्म को प्रमोट करना। सेक्युलरिज्म मतलब रिलीजन से मुक्त होकर कोई भी डिसीजन लेना, ठीक है, और फेडरलिज्म का मतलब जो पावर्स है वो सेंटर और स्टेट के बीच में इक्वली डिवाइड होने चाहिए, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो ये 2 चीज़ पे इनका मेन फोकस रहता है तृणमूल कांग्रेस का। फिर आगे देखिए, हैज़ बीन इन पावर इन वेस्ट बंगाल सिंस 2011 से ही वेस्ट बंगाल में पावर गवर्नमेंट बना के रखी हुई है। ऑल्सो हैज़ अ प्रेजेंस इन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा, ये 3 स्टेट्स में भी इस पार्टी को देखने को मिलता है, ठीक है। 2019 के इलेक्शन में इसे 4.07% वोट मिला और 22 सीट से जीती लोकसभा इलेक्शन में, और ये 4th लार्जेस्ट पार्टी बनी, ठीक है। तो जितना अंडरलाइन किए हैं वो भी आप याद रखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टी का सिंबल आप याद रखेंगे, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। चलिए, तो एक नेशनल पार्टी हमने कवर कर लिया, दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसको शॉर्ट में BSP बोलते हैं। इसका आप सिंबल देख रहे हैं एलिफेंट, ठीक है। ये फॉर्म हुआ था 1984 में, बताइए तृणमूल कांग्रेस का फॉर्म हुआ था, तो आप बोलेंगे 1998 में, ठीक है। फिर आगे देखिए, इसका फॉर्म हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशी राम। ऊपर वाला जो पार्टी था तृणमूल कांग्रेस, वो किसका लीडरशिप में फॉर्म हुआ था, तो ममता बनर्जी, ठीक है। फिर इसका देखिए, इसका आइडियोलॉजी क्या है, सीक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज, नाम में ही है इसका बहुजन समाज, ठीक है। तो ये चाहती है कि बहुजन समाज को पावर मिले, उसका रिप्रेजेंटेशन हो गवर्नमेंट में। बहुजन समाज में कौन कौन आते हैं देखिए, विच इंक्लूड्स द दलित, आदिवासीज, OBCs एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़, ये सब लोग बहुजन समाज में आते हैं। तो इनके लिए काम करना इनका मेन मोटिव है।
फिर ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज़ एंड टीचिंग्स ऑफ साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर एंड बाबा साहेब अम्बेडकर। इन सब लोगों से ये पार्टी इंस्पिरेशन लेती है। तो एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा, आपसे पूछेंगे कि बताइए वो कौन सा पार्टी है जो साहू महाराज से इंस्पिरेशन लेती है। तो आपको लिखना होगा बहुजन समाज पार्टी, BSP, ठीक है। स्टैंड्स फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ दलित एंड ओप्रेस्ड पीपल। तो इनके लिए ये काम करती है, हमें पहले ही पता चल गया यहाँ पे। फिर आगे देखिए, इट हैज़ इट्स मेन बेस इन द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड सब्सटैंशियल प्रेजेंस इन नेबरिंग स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब। उत्तर प्रदेश में तो ये मेन पार्टी बनी है, मेन बेस है इसका, लेकिन जो आसपास के नेबरिंग स्टेट्स है, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, आप मैप में देखिएगा, ठीक है, इन सब स्टेट्स का लोकेशन कहाँ पे है। तो इन सब स्टेट्स में भी ये काफ़ी अच्छा पार्टी बन के सामने आई है, ठीक है। फिर यूपी में कई बार ये गवर्नमेंट बना चुकी है बाई टेकिंग सपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्टीज़ एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। और जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था 2019 में, जो रिसेंट इलेक्शन था, इसमें इसको 3.63% वोट्स मिला था और लोकसभा में उसे 10 सीट्स जीते, इस पार्टी ने 10 सीट जीता था, ठीक है। चलिए, तो ये सब पॉइंट्स आप याद रखेंगे। और इसका सिंबल क्या है? एलिफेंट। अगला पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, BJP। इसका लोटस फ्लावर सिंबल है। फाउंडेड इन 1980 बाय रिवाइविंग द अर्स्टवाइल भारतीय जनसंघ फॉर्म्ड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी in 1951। तो पहले एक पार्टी हुआ करता था भारतीय जनसंघ, जिसके फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951। तो इसी को रिवाइव करके भारतीय जनता पार्टी बना BJP 1980 में, ठीक है। ऊपर वाला पार्टी का याद है BSP, ये कब बना था? तो आप बोलेंगे 1984 में। उसके ऊपर वाला तृणमूल कांग्रेस कब बना था? तो आप बोलेंगे 1998 में। ये ईयर्स आप याद रखते चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये बना था 1980 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो वॉन्ट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज़ एंशियंट कल्चर एंड वैल्यूज़। तो इस पार्टी का मेन है कि ये इंडिया का जो एंशियंट कल्चर है, बहुत पुराना हम लोग का जो अपना कल्चर और वैल्यूज़ है, उससे इंस्पिरेशन लेते हुए इंडिया को क्या बनाना है? एक मजबूत कंट्री बनाना है, स्ट्रॉन्ग, और साथ ही साथ मॉडर्नाइज भी करना है, ठीक है। फिर आगे देखिए ये क्या चीज़ पे फोकस करती है। एंड दीनदयाल उपाध्याय आइडियाज़ ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदया। दीनदयाल उपाध्याय ने दो कॉन्सेप्ट दिए थे, एक था इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का और दूसरा था अंत्योदया का। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का मतलब होता है कंट्री में जितने भी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, और जो भी कुछ भी काम हो रहा है कंट्री में, तो उसका मेन उद्देश्य होना चाहिए ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ह्यूमन बींग्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस चीज़ पे फोकस होना चाहिए। कंट्री कितना डेवलप कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, कंट्री के जो लोग हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो कैसे रह रहे हैं, ठीक है, वो कितना डेवलप कर रहे हैं, इस पे मेन फोकस होता है। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट। और भी ये डीप कॉन्सेप्ट है, फिलहाल आप इतना ही बेसिक समझ कर रख दीजिए। फिर दूसरा इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था अंत्योदया। अंत्योदया मतलब जो किसी भी समाज में जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, ठीक है, उन तक गवर्नमेंट बेनिफिट्स पहुंचाया जाए। तो इस दो चीज़ पे फोकस करती है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट किसने दिया था? दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था, ठीक है। आगे देखिए, कल्चरल नेशनलिज्म, जिसको हिंदुत्व भी बोलते हैं, इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन इट्स कॉन्सेप्शन ऑफ इंडियन नेशनहुड एंड पॉलिटिक्स। तो बीजेपी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है कल्चरल नेशनलिज्म को फॉलो करना, या फिर जिसको हिंदुत्व भी बोलते हैं। कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्चर का मतलब हो गया आपका लैंग्वेज, हिस्ट्री, लिटरेचर, सॉन्ग्स, रिलीजन, आइडियोलॉजी, सिंबल्स, लैंड, मोनूमेंट्स, ये सभी चीज़ कल्चर में आते हैं, ठीक है। तो कल्चरल नेशनलिस्ट जो होते हैं वो इसी कल्चर पे फोकस करते हैं, ये इस पे नहीं कि आपका रेस क्या है, आपका एथनिसिटी क्या है, कास्ट क्या है, ये सब चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है, इसी को लेके आगे चलती है बीजेपी। फिर आगे देखिए, वांट्स फुल, और इसका मोटिव क्या है तो यहाँ पे पता चलेगा। नंबर 1, वांट्स फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विथ इंडिया, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, जो कि पूरा भी हो गया। दूसरा है अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पीपल लिविंग इन द कंट्री इज इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। जो भी रिलीजन के लोग हैं सबके लिए एक ही जैसा लॉ होगा, ठीक है, जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं। ये लाने का एक ऑब्जेक्टिव है। फिर बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन, ज़बरदस्ती अगर किसी को कन्वर्ट किया जा रहा है कि एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में, तो उस पर ये बैन चाहती है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ फीचर्स बीजेपी का। आगे देखते हैं,
इट्स सपोर्ट बेस इंक्रीज सब्सटेंशियली इन 1990s। जो 1990 से लेके 2000 तक का समय था, इस टाइम में ये पार्टी काफ़ी मजबूत बन के सामने आई। पहले ये सिर्फ नॉर्थ और वेस्ट में लिमिटेड थी, लेकिन जैसे जैसे पार्टी का सपोर्ट बढ़ते गया वैसे वैसे ये साउथ, फिर ईस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट, फिर रूरल एरिया, इन सब में अपना पकड़ मजबूत बना ली। फिर आगे देखिए, केम टू पावर इन 1998 अंडर एज द लीडर ऑफ NDA इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज़। तो 1998 में ये पावर में आती है, ये अलायंस बना के, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। फिर इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी विथ 303 मेंबर्स इन द 2019 लोकसभा इलेक्शंस, करेंटली लीड्स द रूलिंग NDA गवर्नमेंट एट द सेंटर। जो 2019 में लोकसभा इलेक्शन हुआ था, सेंट्रल इलेक्शन, उसमें इसको 543 ये टोटल सीट्स होता है, इसमें से इसको 303 सीट्स मिला था। ठीक है, तो मेजोरिटी मतलब लार्जेस्ट पार्टी बन के ये सामने आई थी। और अभी जो NDA गवर्नमेंट है सेंटर में, उसको यही पार्टी लीड कर रही है। ठीक है, चलिए, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखेंगे BJP के बारे में। अभी देखेंगे क्वेश्चन कैसा आएगा इसके ऊपर। नेक्स्ट पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI। ठीक है, ये कब फॉर्म हुआ था? 1925 में, काफ़ी पुराना पार्टी है। फिर इसका आप सिंबल देख सकते हैं, एक सिकल है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ग्रेन्स है। अब देखिए इसका आइडियोलॉजी क्या है, तो बिलीव्स इन मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। मार्क्सिज्म लेनिनिज्म का मतलब होता है ये कम्युनिस्ट को आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, नाम से पता चल रहा है कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, मतलब जो भी सोसाइटी में जो भी रिसोर्सेस है, जो भी इंस्टीट्यूशन है, उसको कौन चलाएगा? जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, वही लोग चलाएंगे। ठीक है, तो ये आइडियोलॉजी को ये फॉलो करता है। सेक्युलरिज्म समझ ही गए, मतलब बिना रिलीजन को सामने लाए कंट्री को चलाना। फिर डेमोक्रेसी, जो हेड है वो इलेक्टेड होना चाहिए, लोग वोट करके अपने लीडर्स को चुने। तो ये सब आइडियोलॉजी को ये पार्टी फॉलो करती है। फिर आगे लिखा है कि अपोज टू द फोर्सेस ऑफ सेसेशनिज्म, मतलब ये मान लीजिए कोई कंट्री है और इसका मान लीजिए ये कोई स्टेट है, ये स्टेट चाहेगा कि हम यहाँ से सेपरेट हो जाए, इसको सेसेशनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ये अपोज करती है, ये पार्टी चाहती नहीं कि कोई भी इसका जो स्टेट है या फिर कोई भी पार्ट है वो सेपरेट हो। और कम्युनलिज्म का मतलब होता है रिलीजन के आधार पर दंगा फसाद होना, तो इस चीज़ को भी ये अपोज करती है। फिर एक्सेप्ट्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज अ मीन्स ऑफ प्रोमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास, फार्मर्स एंड द पुअर। इसी को यहाँ पे कम्युनिटी बोला गया है। ठीक है, जो मार्क्सिज्म लेनिनिज्म का कॉन्सेप्ट है कि कम्युनिटी ही सारा रिसोर्सेस ओन करके रखे, वही कंट्री को चलाए, तो कम्युनिटी का मतलब, उनका मतलब ये लोग थे। ठीक है, जो गरीब लोग हैं वो। तो ये पार्टी फॉलो करती है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रहे और जो वर्किंग क्लास है, फार्मर्स है, पुअर है, इन सब लोग ये डेवलप करें। फिर बिकेम वीक आफ्टर द स्प्लिट इन द पार्टी इन 1964 दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द CPIM। फिर 1964 में ये पार्टी स्प्लिट हो गया, बंटवारा हो गया। इस पार्टी से ही एक दूसरा पार्टी बन गया CPIM। ये पार्टी तो है ही, एक और पार्टी बन गया CPIM, जिसमें इसी के लोग आके यहाँ पे जुड़ गए। ठीक है, तो इसके बाद ये पार्टी क्या हो गई? थोड़ी कमज़ोर पड़ गई। CPIM पार्टी जो है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्टी में पढ़ेंगे। फिर आगे देखें, सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द स्टेट्स ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ये सब स्टेट्स में इसका काफ़ी दबदबा है। इट्स सपोर्ट बेस हैड ग्रेजुअली डिक्लाइंड ओवर द ईयर्स। इट सिक्योर्ड लेस देन 1% वोट्स एंड 2 सीट्स इन 2019 लोकसभा इलेक्शन। था हालत देख ही सकते हैं, काफ़ी कमज़ोर बन गई। इसका सपोर्ट बेस दिन पर दिन घटते जा रहा है। एडवोकेट्स द कमिंग टुगेदर ऑफ ऑल लेफ्ट पार्टीज टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग लेफ्ट फ्रंट। लेफ्ट पार्टीज़ वैसे पार्टीज़ होती हैं जो चाहती है कि चेंजेस आए। ठीक है, चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेती है। तो ये जो है CPI, ये लेफ्ट पार्टीज़ को चाहती है कि एक साथ लाया जाए ताकि एक अच्छा लेफ्ट फ्रंट बन के सामने आए। एक होता है राइट विंग पार्टी, ये लोग क्या होते हैं कि ये लोग कंजर्वेटिव्स होते हैं। ठीक है, और इनको बोला जाता है लिबरल्स, क्योंकि ये लोग चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और राइट पार्टी, ये लोग कंजर्वेटिव होते हैं, मतलब ये लोग जल्दी चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करते, लोग चाहते हैं कि जैसे चल रहा है वैसे ही चले, उसी को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। ठीक है, और एक होता है सेंट्रिस्ट। सेंट्रिस्ट का मतलब हो जाएगा, ये कौन से पार्टी होंगे? जो दोनों लिबरल भी हो कई जगह पे और कई जगह पे कंजर्वेटिव भी हो, उसको सेंट्रिस्ट पार्टी बोलते हैं। चलिए, तो इतना पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे CPI के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट पार्टी जो कि है CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। मार्क्सिस्ट वर्ड इसमें एक्स्ट्रा जुड़ गया है। इसका सिंबल आप देख ही रहे हैं, एक सिकल है, एक हैमर है और एक यहाँ पे स्टार है। फिर आगे देखिए ये फॉर्म कब हुआ था, तो ये
इसको याद करना इजी है कि इस पार्टी में स्प्लिट कब हुआ था 1964 में, तभी ये पार्टी फॉर्म हुआ था। तो ये भी बिलीव्स इन मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, सेम कॉन्सेप्ट है। फिर सपोर्ट्स सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड अपोजेस इम्पीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। सोशलिज्म को सपोर्ट करती है, मतलब कंट्री का जो रिसोर्सेस है वो ओन एंड कंट्रोल बाई गवर्नमेंट होना चाहिए। सेकुलरिज्म को सपोर्ट करती है, ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है। लेकिन वही इम्पीरियलिज्म, दूसरे कंट्री को गुलाम बनाना, इस चीज़ के खिलाफ है ये। कम्युनलिज्म, रिलीजन के आधार पर दंगा फसाद होना, इस चीज़ को भी अपोज करती है ये, ठीक है। फिर एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन एज अ यूजफुल एंड हेल्पफुल मीन्स फॉर सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। कंट्री में अगर सबका डेवलपमेंट होना है तो उसको वो एक ही तरीके से हो सकता है, वो क्या है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन, ठीक है। क्योंकि डेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या होगा, अलग अलग लोग अलग अलग नेता को चुन के भेजेंगे, उनका रिप्रेजेंटेशन करेंगे पार्लियामेंट में और सबके लिए लॉ बनेगा, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस होगा इंडिया में। फिर इंजॉयज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा, स्पेशली अमंग द पुअर, फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड द इंटेलिजेंसिया। तो इन लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिलता है इसको इन सब स्टेट्स में, वेस्ट बंगाल, केरला और त्रिपुरा में, ठीक है। और यहाँ पे एक वर्ड है इंटेलिजेंसिया, इसका मतलब क्या है, जो इंटेलेक्चुअल्स या फिर जो हाईली एजुकेटेड पीपल है उनका बात यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। सिंपल में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको इंटेलिजेंसिया बोला गया है। क्रिटिकल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड गुड्स इनटू द कंट्री। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि 1991 में अनाउंस किया गया था, जिसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया गया था, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसमें क्या है कि कंट्री का जो भी कैपिटल है, पैसा है और जो गुड्स है, सामान है, वो कंट्री में आसानी से आ सकता है और जा सकता है, ठीक है। तो इस पॉलिसी के ये खिलाफ है, ठीक है, ये चाहती नहीं ऐसा हो। फिर वो अब ये सही है कि गलत है, इसका दोनों भी पॉइंट है, ठीक है। ये कई सेंस में अच्छा भी है, कई सेंस में बुरा भी है, तो उस पर हम लोग नहीं जाते हैं। फिलहाल आप सिर्फ इतना जानिए कि ये पार्टी इसके खिलाफ है। फिर वॉज इन पावर इन वेस्ट बंगाल विदाउट अ ब्रेक फॉर 34 ईयर्स। 34 साल तक लगातार ये वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट बना के रखी हुई थी, ठीक है। फिर 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन था, इसमें इसे 1.75% वोट यानी 3 सीट्स मिला था, ठीक है। तो इतना पॉइंट्स आप याद रखेंगे CPIM के बारे में। आगे मूव करें अगले पार्टी पे, 6th पार्टी जो कि है इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, हाथ, ठीक है। देखिए, पॉपुलरली नोन एज, इसको सिंपल में कांग्रेस पार्टी बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस ना बोल के। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी है, 1885 में इसको फाउंड किया गया था और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्प्लिट देखने को मिला है। प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल फॉर सेवरल डिकेड्स आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस। आज़ादी मिलने के बाद काफ़ी डोमिनेंट पार्टी ये बनी थी, ठीक है, नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। फिर अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू द पार्टी sought टू बिल्ड अ मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया। जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में इस पार्टी का एम क्या था, कैसा इंडिया बनाया जाए, एक मॉडर्न इंडिया, ठीक है, सेकुलर इंडिया, डेमोक्रेटिक इंडिया और रिपब्लिक इंडिया। रिपब्लिक का मतलब है कि जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है वो इलेक्टेड हो, ठीक है, जो कंट्री का हेड है वो इलेक्टेड हो। तो ऐसा इंडिया बनाने का इनका एम था। फिर रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977 एंड देन फ्रॉम 1980 to 89, ठीक है, इस पीरियड में ये सेंटर में गवर्नमेंट में थी। फिर आफ्टर 89 इट सपोर्ट डिक्लाइंड बट इट कंटिन्यूज टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री, कटिंग अक्रॉस सोशल डिविजन्स। तो 89 के बाद इसका सपोर्ट डिक्लाइन कर गया और 1990s में आपको पता है कौन सा पार्टी डोमिनेंट रोल प्ले कर रही थी, BJP। इसका सपोर्ट बेस बढ़ते जा रहा था, ठीक है, लेकिन फिर भी पूरे कंट्री में ये प्रेजेंट थी, ठीक है। अ सेंट्रिस्ट पार्टी, नीदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट। सेंट्रिस्ट पार्टी समझ गए, ये कंजर्वेटिव और लिबरल का मिक्सचर है। कुछ चाहती है कि कुछ चीज़ को कंजर्व करके भी रखा जाए, ट्रेडिशन सबको, साथ ही साथ कुछ चेंजेस भी एक्सेप्ट किया जाए, ये इसका व्यू पॉइंट रहा है। इन इट्स आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन द पार्टी एस्पाउजेस सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज़। ये इसका एम रहा है, ठीक है, कि सेकुलरिज्म को फॉलो किया जाए और वीकर सेक्शन और माइनॉरिटी का वेलफेयर हो। द INC सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट विद अ ह्यूमन फेस। यहाँ पे लिखा गया था कि ये जो पार्टी थी CPIM, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का क्रिटिकल थी, इसके खिलाफ थी, ठीक है, लेकिन INC जो है वो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को सपोर्ट करती है, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है कि ह्यूमन फेस, मतलब आप जो भी पॉलिसी लाइए,
लिबरलाइजेशन लाइए, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो भी कीजिए, ह्यूमन फेस रहना चाहिए, मतलब उसका इम्पैक्ट ह्यूमन पे क्या पड़ रहा है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ह्यूमन खुश है तो सारा पॉलिसी सही है, नहीं है तो सारा पॉलिसी गलत है। लीडर ऑफ द यूपीए गवर्नमेंट फ्रॉम 2004 टू 2019, ये जो अलायंस है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इसको ये लीड कर रही थी इस टाइम पीरियड पे। 2019 लोकसभा इलेक्शन में इसको 52 सीट्स मिला और 19.5% वोट्स मिला। चलिए तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आईएनसी के बारे में। अब आते हैं लास्ट पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। ये फॉर्म हुआ था 1999 में, जब कांग्रेस पार्टी का स्प्लिट हुआ था, ठीक है। इसी पार्टी से निकलकर ये पार्टी बन गया 1999 में। स्पाउसेस डेमोक्रेसी, गांधीयन सेकुलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म, इन सब चीज़ को ये पार्टी प्रमोट करती है। फिर वांट्स द हाई ऑफिसेस इन गवर्नमेंट टू बी कन्फाइंड टू नेचुरल बॉर्न सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। ये सबसे मेन पॉइंट है। देखिए यही रीज़न है कि ये जो एनसीपी है, नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से स्प्लिट हो गई, ठीक है। देखिए क्यों, क्या रीज़न था। ये पार्टी चाहती है कि जो हाई ऑफिसेस है गवर्नमेंट में, प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट हो गया, कोई भी पोस्ट हो गया, वो सब जो कंट्री का जो नेचुरल बॉर्न सिटीजन्स है, जो इसी कंट्री में पैदा हुआ है, वही लोग उस पोजीशन को होल्ड करें, ठीक है, ऐसा चाहती है। लेकिन जो इस टाइम में क्या था कि सोनिया गांधी जो थी वो कहाँ पे बॉर्न हुई है, इटली में, तो वो भी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इच्छुक थी। तो इसी रीज़न से ये पार्टी यहाँ पे सेपरेट हो गई और इसमें ऐसे लोग जो इस पार्टी का ये मोटिव को सपोर्ट करते हैं वो लोग इसमें ज्वाइन कर लिए, ठीक है। फिर महाराष्ट्र, अ मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र एंड हैज़ अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन मेघालय, मणिपुर, आसाम, इन सब जगहों पे इसका प्रेजेंस है। महाराष्ट्र में मेजर पार्टी है। अ कोएलिशन पार्टनर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन अलायंस विद द कांग्रेस, महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ एक गठबंधन की सरकार बनाई हुई है। फिर सिंस 2004 मेंबर ऑफ द यूपीए, फिर 2004 के बाद जो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है उसका भी ये एक मेंबर है। और 2019 लोकसभा इलेक्शन में इसको 5 सीट मिला था और 1.4% वोट मिला था। चलिए तो ये हो गया ये सातों पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इस टॉपिक से, तब आपके लिए थोड़ा इजी पड़ेगा। अभी तक आपको काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि कैसे याद रखा जाए इतना सारा चीज़। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि स्टेट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ भारतीय जनता पार्टी। ये पहले आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। भारतीय जनता पार्टी का 2 पॉइंट का आइडियोलॉजी बताइए। तो यहाँ से एक ब्लू से अंडरलाइन किया हुआ है, फिर एक ग्रीन से, फिर एक ब्लू से, फिर एक ग्रीन से, फिर ब्लू से। तो आप कोई भी 2 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि नेम द 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मतलब कौन सा पार्टी पहले बना है, उसके आधार पर आपको सातों नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताना है। तो सबसे पहले कौन सा पार्टी बना है, तो देखा जाए तो सबसे पुराना तो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, 1885 में बना था ये। तो सबसे पहले हो जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद हम लिखेंगे किसका नाम, सीपीआई का नाम, ये 1925 में बना था। इसके बाद सीपीआईएम 1964 और उसके बाद बीजेपी आ जाएगा 1980। इसके बाद बीएसपी 1984 और बीएसपी के बाद आ जाएगा ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1999, ठीक है। चलिए तो समझ गए ये डेट का इंपॉर्टेंस क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि नेम एनी 3 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी अलॉन्ग विद देयर सिंबल। तो कोई भी 3 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताना है सिंबल के साथ, तो लिख लेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे नेम द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी विच ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज़ एंड टीचिंग्स ऑफ साहू महाराज, मेंशन एनी 4 फीचर्स ऑफ दैट पार्टी। तो साहू महाराज से इंस्पिरेशन कौन लेता है, यहीं पे हमने देखा था, ये रहा, फ्रॉम साहू महाराज। तो पार्टी का नाम होगा बहुजन समाज पार्टी और इसका कोई भी 4 फीचर बता देना है, ठीक है, तो लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे नेम द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी विच एस्पाउजेस सेकुलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटी। तो सेकुलरिज्म, वीकर सेक्शन, माइनॉरिटी हमने यहाँ पे कहीं सुना था, ये रहा, एस्पाउजेस सेकुलरिज्म, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटी। तो ये कौन सा पार्टी हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। मेंशन एनी 4 फीचर्स ऑफ दैट पार्टी, 4 फीचर्स बता देना है आपको। तो जो अंडरलाइन किया हुआ है वहाँ से कोई भी 4 आप लिख देंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि नेम द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी विच गेट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज़ एंशियंट कल्चर एंड वैल्यूज़, मेंशन 4 फीचर्स ऑफ दैट पार्टी।
तो एंशियल कल्चर और वैल्यू से कौन इंस्पिरेशन लेता है, तो बीजेपी हो जाएगा। इसका 4 फीचर बता देना है, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बन सकता है। हो सकता है कि आपको यहाँ पे टेबल बना के दे दे, यहाँ पे पार्टी का नाम लिखेंगे इस कॉलम में, यहाँ पे इसका सिंबल दे सकते हैं या फिर ईयर ऑफ फॉर्मेशन दे सकते हैं, आपको मैच करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। चलिए इतना ही बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा हो गया नेशनल पार्टी ख़त्म। अब आ जाते हैं स्टेट पार्टीज़ पे। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि स्टेट पार्टीज़ को हम रीजनल पार्टीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। अब स्टेट पार्टी या फिर रीजनल पार्टी होता क्या है, ये एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी होता है जो रीजनल कंसर्न्स और स्टेट इंटरेस्ट को ही सिर्फ देखता है, ठीक है। इसे पार्टी को स्टेट पार्टी या फिर रीजनल पार्टी बोलते हैं। डेफिनेशन आएगा तो आप ये लिख लेंगे, ठीक है। कंडीशन क्या चाहिए स्टेट पार्टी के लिए, आपको पता ही है, कम से कम स्टेट का जो इलेक्शन होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें कम से कम 6% वोट होना चाहिए और कम से कम 2 सीट जीतना चाहिए, तब वो एक रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टी बन के आएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन और कंडीशन आप याद रखेंगे। फिर देखिए, अब भले ही ये पार्टी स्टेट पार्टी या फिर रीजनल पार्टी होते हैं, लेकिन इनका जो आउटलुक या फिर आइडियोलॉजी होता है वो स्टेट या फिर रीजन तक सीमित नहीं रहता है। सम ऑफ दीज पार्टीज आर ऑल इंडिया पार्टीज दैट हैपन टू हैव सक्सीडेड इन ओनली इन सम स्टेट्स। कुछ पार्टी तो इंडिया लेवल के पार्टी होते हैं, लेकिन अलग बात है कि इनको सक्सेस सिर्फ कुछ ही स्टेट्स में मिला होता है। तो कुछ पार्टीज़ है जैसे कि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल हैव नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विथ यूनिट्स इन सेवरल स्टेट्स। तो ये 2 पार्टी का नाम याद रखेंगे, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, कि स्टेट पार्टी होते हुए भी इसका नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। फिर कुछ पार्टी ऐसे भी है जो सिर्फ स्टेट लेवल पे ही काम करते हैं, जैसे कि बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, तेलंगाना राष्ट्र समिति। ये सब अपने स्टेट आइडेंटिटी को लेके काफ़ी कॉन्शियस है, ठीक है, स्टेट पे ही फोकस किए हुए हैं। ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स हम देख रहे हैं कि द नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दिस पार्टीज हैज़ एक्सपेंडेड। काफ़ी बड़ा है स्टेट पार्टीज़ का नंबर और स्ट्रेंथ भी, ठीक है। तो इसका काफ़ी एडवांटेज है। पहला एडवांटेज ये है कि दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स। तो पार्लियामेंट में भी अलग अलग पार्टी आ रहे हैं, तो इससे पार्लियामेंट काफ़ी डाइवर्स हो रहा है, ठीक है। तो ये पहला एडवांटेज हो गया। फिर जो लोकसभा इलेक्शन था 2014 तक, ठीक है, उसमें कोई एक ऐसा नेशनल पार्टी नहीं था जो अकेले ही मेजोरिटी सिक्योर कर ले। 2014 में जो है एनडीए गवर्नमेंट आई, बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाया था, तब से चेंज हुआ है सिचुएशन। उससे पहले कोई भी नेशनल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट द नेशनल पार्टी आर कंपेल्ड टू फॉर्म अलायंसेज विद स्टेट पार्टीज। तब नेशनल पार्टी क्या करती थी, अलायंस गठबंधन बनाती थी स्टेट पार्टीज़ के साथ। तो सिंस 1996 नियरली एवरी वन ऑफ द स्टेट पार्टीज हैज़ गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ वन और अदर नेशनल लेवल कोएलिशन गवर्नमेंट। तो 1996 से ही लगभग हर एक स्टेट पार्टी को मौका मिला है कि वो किसी ना किसी नेशनल पार्टी के साथ मिलके सेंट्रल लेवल पे कोई गवर्नमेंट बनाए, ठीक है। तो इसका भी एडवांटेज है। इसका एडवांटेज ये है कि दिस हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरलिज्म। इसको मजबूती मिला है और डेमोक्रेसी को भी मजबूती मिला है ऐसा होने से, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे कि जितना ज़्यादा स्टेट पार्टीज ग्रो करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये 2 बेनिफिट आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। फिर इस पेज में बताया गया है रीजनल पार्टीज़ इन इंडिया, ठीक है, कौन से स्टेट में कौन सा पार्टी है। तो ये सब आप कुछ याद कर सकते हैं, और सारा याद नहीं हो तो कम से कम वेस्ट बंगाल का याद कर लीजिएगा, 2 पार्टीज़ ये और ये। और आप जो भी स्टेट में रहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप यूपी में रहते हैं तो आप वहाँ का 2 पार्टी, बिहार में रहते हैं तो वहाँ का 2 पार्टी, किसी भी स्टेट में रहते हैं तो वहाँ का 2 पार्टी का नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़। अब अगला टॉपिक है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़। काफ़ी इजी टॉपिक और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से। चलिए देखते हैं। अभी तक हमने देख लिया है कि कैसे एक पॉलिटिकल पार्टीज़ कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी डेमोक्रेसी के वर्किंग के लिए, ठीक है। और सिंस हमें ये भी पता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है ये मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन होती है किसी भी डेमोक्रेसी में, तो ये नेचुरल है कि जो पीपल है वो, अगर कोई भी चीज़ रॉन्ग होता है डेमोक्रेसी या फिर कंट्री में, तो पीपल पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही ब्लेम करती है, ठीक है।
ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फैक्शन, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपने फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो ये जो लोग हैं जो डिससेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये डिससेटिस्फैक्शन होने का मेनली 4 प्रॉब्लम एरियाज़ है। ठीक है, बोल सकते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज मेनली ये 4 चैलेंजेस को फेस करती है और जिसके कारण वो अपने फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज है, कितने चैलेंजेस हमें पढ़ने हैं? 4। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से। सबसे पहला चैलेंज है, द फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज़। अब ये क्या चीज़ है, चलिए समझते हैं। पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, चलिए समझते हैं। पूरे वर्ल्ड में हर पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये एक टेंडेंसी पाया गया है कि जो पावर है ना, वो पावर क्या तो एक या फिर कुछ ही टॉप लीडर्स के हाथों में कंसंट्रेट हो गया है। मतलब सारा पावर एक इंसान के हाथ में या फिर कुछ टॉप लीडर्स के हाथ में आ चुका है। ठीक है, फिर जो पार्टीज़ है वो डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर, ये नहीं रखते हैं। डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स रेगुलर टाइम पे होल्ड नहीं करते हैं। ठीक है, एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली। जो इंटरनल इलेक्शंस है जिससे प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट चूज़ किया जाता है, वो भी रेगुलरली कंडक्ट नहीं कराए जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब डेमोक्रेसी का ही पार्ट है। तो पार्टी में जो मतलब इंटरनल डेमोक्रेसी जो है वो यहाँ पे इसका कमी है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो ऑर्डिनरी मेंबर्स है पार्टी के, उनको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है कि पार्टी में चल क्या रहा है। ठीक है, सारा डिसीजन कौन ले रहे हैं? एक इंसान या फिर जो पार्टी के टॉप लीडर्स है वही ले रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के हाथों में सारा पावर आ चुका है। ठीक है, फिर आगे देखिए, दे डू नॉट हैव द मीन्स और द कनेक्शंस नीडेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन। अगर पार्टी कोई डिसीजन ले भी रहा है तो ये ऑर्डिनरी मेंबर्स के पास ना ही कोई जरिया है, ना ही कोई ऐसा कनेक्शन है जिससे कि वो उस डिसीजन को चेंज कर पाए। ठीक है, मतलब इनके हाथों में कुछ भी नहीं है। एज अ रिजल्ट लीडर्स अज्यूम ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजंस इन द नेम ऑफ द पार्टी। अब ये लाइन देखिए, लीडर्स जो है उनके हाथों में सारा पावर है, ऑर्डिनरी मेंबर्स के पास कोई इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं पा रहा है। ठीक है, उन लोग के पास ना ही इतना कैपेसिटी है कि डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर पाए। इसीलिए जो लीडर्स है वही डिसीजन मेकिंग अब बॉडी बन गए हैं इन द नेम ऑफ पार्टी। मतलब बोलने को तो आ रहा है कि ये पार्टी ने ये डिसीजन लिया, लेकिन वो डिसीजन लिया किसने? जो पार्टी के टॉप लीडर्स है वही सिर्फ लिए हुए हैं। समझ रहे? तो जो पार्टी है उसमें जो डेमोक्रेसी है वो ख़त्म हो चुका है। पार्टी सिर्फ कुछ टॉप लीडर्स बन गए हैं, क्योंकि ये जो ऑर्डिनरी मेंबर्स है ये तो अपना रोल प्ले ही नहीं कर पा रहे। आगे देखिए, सिंस वन और फ्यू लीडर्स एक्सरसाइज पैरामाउंट पावर इन द पार्टी, दोज हु डिसएग्री विद द लीडरशिप फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंटिन्यू इन द पार्टी। काफ़ी अच्छा बात बोला गया है। देखिए, सिंस एक या फिर कुछ ही लीडर्स के पास बहुत ज़्यादा पैरामाउंट मतलब बहुत ज़्यादा पावर आ चुका है, तो जो ऑर्डिनरी मेंबर्स इस लीडरशिप के साथ डिसएग्री करते हैं तो उनके पास तो कोई जरिया नहीं है और ये पार्टी में कंटिन्यू करने के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो एज अ रिजल्ट वो क्या करते हैं? पार्टी स्विच करते हैं, एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं। मोर देन लॉयल्टी टू पार्टी प्रिंसिपल्स एंड पॉलिटिक्स, पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट। देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा बात बोला गया है कि अब जो ऑर्डिनरी मेंबर्स है पार्टी के, अगर इनको पार्टी में अच्छे से रहना है, ठीक है, तो इनको क्या करना पड़ेगा? पर्सनल लॉयल्टी करना पड़ेगा, लीडर्स का गुलामी करना पड़ेगा, उनके हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा, तब जाके ये पार्टी में रह सकते हैं, अच्छे तरीके से रह सकते हैं। पार्टी का जो प्रिंसिपल है वो तो उसको तो कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है। ठीक है, तो लोग जो लॉयल्टी है वो पार्टी प्रिंसिपल्स को ना शो करके पर्सनल लॉयल्टी मतलब जो लीडर्स है उनको खुश करना चाह रहे हैं, ताकि उनको अच्छा खासा उनका पोजीशन बना रहे पार्टी में। ठीक है, तो ये हो गया पहला प्रॉब्लम या फिर पहला चैलेंज जो कि लगभग हर एक पॉलिटिकल पार्टी फेस करता है। समझे? अब इसके ऊपर ही एक अलग से क्वेश्चन बन जाएगा, आपसे पूछेंगे कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज इज द मेजर चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट देंगे और बोलेंगे एनालाइज द स्टेटमेंट। तो आपको ये जो भी अंडरलाइन किया हुआ ये सब बात लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं और समझ के खुद के लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया पहला चैलेंज। कितने चैलेंज हमें पढ़ना है? 4 और 3 बचा है। चलिए दूसरे पे मूव करते हैं। दूसरा चैलेंज है द सेकेंड चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। दूसरा चैलेंज है डायनेस्टिक सक्सेशन का प्रॉब्लम। ये क्या होता है चलिए समझते हैं, और ये पहले वाले से रिलेटेड है। हमें पता है कि ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर देयर फंक्शनिंग। ठीक है, अंदर पार्टी में क्या हो रहा है
कोई डिसीजन लिया गया, किसी को प्रेसिडेंट बनाया गया, तो क्यों बनाया गया, तो ये सब चीज़ ओपन और ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है, लोगों को पता नहीं चलता है। तो देयर आर वेरी फ्यू वेज फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज टू द टॉप इन द पार्टी। तो बहुत कम ही तरीका है कि कोई एक ऑर्डिनरी मेंबर जो है पार्टी का, वो पार्टी का टॉप पोजीशन हासिल कर पाए। पार्टी का जो टॉप पोजीशन है वो किसको मिलेगा, चलिए देखते हैं। Those who happen to be the leaders are in a position of unfair advantage to favor people close to them or even family members। जो अभी लीडर्स है वो लोग के पास इतना पावर आ चुका है कि वो लोग सिर्फ उसी लोगों को फेवर करते हैं टॉप में आने के लिए जो उनके क्लोज हो या फिर जो उनके फैमिली मेम्बर्स हो। मतलब लीडर्स चाहेगा कि उनके दोस्त संबंधी लोग ही टॉप पोजीशन में आए, जो ऑर्डिनरी वर्कर है वो नीचे का नीचे ही रह जाता है, ठीक है। तो ये जो आप सिचुएशन देख रहे हैं कि जिसमें किसी भी अपने सगी संबंधी को फेवर करना कोई एक पोजीशन को हासिल करने के लिए, इसी फेवर को बोलते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन, ठीक है। अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपने बेटे को ही प्रेसिडेंट बना देना, ऐसा कुछ, इसको बोला जाता है डायनेस्टिक सक्सेशन। तो ये पार्टी में देखने को मिलता है। और आगे देखिए, इन मैनी पार्टीज द टॉप पोजीशंस आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ वन फैमिली। समझ में आ ही गया, जो टॉप पोजीशन है वो एक ही फैमिली के जो मेंबर्स है वही कंट्रोल करके रखे हुए होते हैं। दिस इज़ अनफेयर टू अदर मेंबर्स, ये अनफेयर है। दिस इज़ ऑल्सो बैड फॉर डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के लिए भी ये बुरा चीज़ है। क्यों? क्योंकि देखिए अब टॉप में कौन है, एक ही परिवार के लोग हैं। हो सकता है एक बेटा को अच्छा सपोर्ट मिला है पब्लिक से, दूसरा बेटा को ना मिला हो, ठीक है, उसको उतना नॉलेज नहीं हो, लेकिन दूसरा बेटा को भी मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया, तो ये डेमोक्रेसी के लिए ख़राब है। समझ रहे कि यहाँ पे भी लिखा है, देखिए, सिंस पीपल हु डू नॉट हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस और पॉपुलर सपोर्ट कम टू ऑक्यूपाई पोजीशंस ऑफ पावर। वो इंसान जिसके पास ना ही एक्सपीरियंस है ना ही पॉपुलर सपोर्ट है, जस्ट बिकॉज वो एक ही फैमिली का मेंबर है या फिर कोई किसी का सगी संबंधी है, तो उसको पावरफुल पोजीशन दे दिया जाता है। तो ये तो वो ऐसा इंसान अगर इलेक्शन के लिए खड़ा होगा तो ये डेमोक्रेसी के लिए भी बुरा चीज़ होगा, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इस चैलेंज के बारे में, द चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है अलग से, आपसे पूछेंगे कि इफ़ ऑल द डिसीजंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी आर मेड बाय अ सिंगल फैमिली एंड ऑल अदर मेंबर्स आर नेग्लेक्टेड, देन व्हाट चैलेंज इज बीइंग फेस्ड बाय दैट पार्टी। ये कौन सा चैलेंज है जिसमें एक सिंगल फैमिली सारा डिसीजन बना रहा है, तो ये होगा चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन। ये इतना लिख देना है आपको, ठीक है। चलिए, और लॉन्ग क्वेश्चन में तो आ ही सकता है कि इसको बोलेंगे एक्सप्लेन करने के लिए। आते हैं अब थर्ड चैलेंज पे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द थर्ड चैलेंज इज अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज, स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शन। पार्टीज़ में पैसा का और मसल पावर का जो रोल है ये काफ़ी बढ़ते जा रहा है। कैसे, देखिए, सिंस पार्टीज आर फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग इलेक्शंस दे टेंड टू यूज शॉर्टकट्स टू विन इलेक्शन। पार्टी का मेन एम क्या है, इलेक्शन जीतना, तो उस इलेक्शन को जीतने के लिए पार्टीज जो है वो शॉर्टकट मेथड भी यूज़ करती है। शॉर्टकट मेथड कैसा है, चलिए देखिए। ये जो पार्टीज़ है वह वैसे ही कैंडिडेट को नॉमिनेट करती है, मतलब इलेक्शन में उतारती है जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो या फिर जो बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये जो पैसे वाले लोग हैं, रिच पीपल और कंपनीज जो पार्टीज़ को फंड देते हैं इलेक्शन के टाइम पे, तो ये ऐसे ही तो फंड नहीं दे देंगे, बदले में इनको भी कुछ चाहिए। पैसे वाले लोगों को, कंपनीज को कुछ चाहिए। क्या चाहिए, तो ये लोग क्या करते हैं, जो पॉलिसीज़ और डिसीजन जो पार्टी लेती है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ये लोग अपने हक में कोई पॉलिसी या फिर डिसीजन इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं, ठीक है। फिर इन सम केसेस पार्टीज सपोर्ट क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शंस। तो कई बार पार्टीज जो है वो क्रिमिनल्स को भी अपने पार्टी में ले लेती है, क्योंकि वो क्रिमिनल्स के अंदर इतना पावर है, भले ही लोगों को डरा के अपने अंदर वोट ले लेता है ये लोग, ठीक है, और ये सीट जीत के दे देता है। तो कई सारे क्रिमिनल्स भी पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं। तो यही बात है यहाँ पे, ठीक है। तो थर्ड चैलेंज समझ में आ गया। इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछेंगे कि हाउ डू मनी एंड मसल पावर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इलेक्शन, एक्सप्लेन। तो आपको ये जितना अंडरलाइन किया हुआ ये सब बात लिखना पड़ेगा, समझ गए। चलिए, फोर्थ चैलेंज है, द फोर्थ चैलेंज इज डैट वेरी ऑफन पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। पार्टी जो है मीनिंगफुल चॉइस वोटर को नहीं देती है। मीनिंगफुल चॉइस क्या होता है, चलिए समझते हैं। अगर आपको मीनिंगफुल चॉइस देना है तो पार्टीज़ को क्या होना पड़ेगा, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होना पड़ेगा एक दूसरे से, ठीक है। मान लीजिए दो पार्टी है ए और बी, तो लोग किसको चुने, ए को चुने या फिर बी को चुने। तो ए और बी में कुछ डिफरेंस होना चाहिए ना, तभी तो ए को चुनेगा या फिर बी को चुनेगा। अगर दोनों ही पार्टी सेम है तो लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं किसको चुने, ठीक है।
दोनों का ही पॉलिसी प्रोग्राम सेम है, किसको चुने समझ में नहीं आता है। तो देखिए इन रिसेंट ईयर्स में ये पाया गया है कि जो पार्टीज़ है उनमें जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है वो काफ़ी कम हो गया है, ठीक है, इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल ब्रिटेन में 2 पार्टी है, जैसे कि हमें पता है कि ब्रिटेन में 2 पार्टी सिस्टम फॉलो किया जाता है। तो ब्रिटेन में 2 पार्टी है, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो वेरी लिटल, काफ़ी कम हो चुका है, ठीक है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इसको चुने या फिर इसको चुने, क्योंकि दोनों लगभग सेम दिख रहे हैं। They agree on more fundamental aspects but differ only in details on how policies are to be framed and implemented. जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है, जो मेन चीज़ है, उसमें ये दोनों पार्टी अग्री कर जाते हैं, दोनों का व्यू पॉइंट सेम है, कोई डिफरेंस बचा नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना में है कि पॉलिसी को कैसे फ्रेम करना है, कैसे बनाना है और कैसे इम्प्लीमेंट करना है, जो कि बिना काम का डिफरेंस है, ठीक है। और हमारे कंट्री में भी द डिफरेंस अमंग मेजर पार्टीज ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव रिड्यूस्ड। हमारे कंट्री में भी जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेकर सबका व्यू पॉइंट एक ही है, जो डिफरेंसेस है वो काफ़ी कम हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे लोग जिनको कुछ अलग पॉलिसी चाहिए, उनके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। समटाइम्स पीपल कैन नॉट इवन इलेक्ट वेरी डिफरेंट लीडर्स ईदर बिकॉज द सेम सेट ऑफ लीडर्स कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अदर। और कई बार तो लोगों के पास ये भी ऑप्शन नहीं होता है कि वो अलग लीडर्स को चुने, क्योंकि वही लीडर एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में स्विच करते रहते हैं। तो ये हो गया चौथा चैलेंज जो कि पॉलिटिकल पार्टी फेस कर रहा है, कि पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। समझे? चलिए, तो ये हो गया 4 चैलेंजेस। अब यहाँ पे इस टॉपिक से एक ब्रॉड क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। आपको क्या करेंगे, ये लाइन दे देंगे, ठीक है। आपसे बोलेंगे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल एक्सप्रेस देयर डिससेटिस्फैक्शन विद द फेलियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टू परफॉर्म देयर फंक्शंस वेल, ठीक है। और बोलेंगे एनालाइज द स्टेटमेंट विद आर्गूमेंट्स। तो आपको ये 4 चैलेंजेस यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलिए, या फिर सिंपली पूछ लेंगे कि व्हाट आर द 4 चैलेंजेस दैट पॉलिटिकल पार्टीज फेस। तो आपको ये 4 चैलेंजेस लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एक कार्टून दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है पार्टी का टॉप लीडर, ये एक कैंडिडेट है जो अपना मनी पावर शो कर रहा है, ठीक है। तो ये जो टॉप लीडर है ये इसी को नॉमिनेट कर देगा इलेक्शन में खड़ा उतरने के लिए। और ये जो बाकी ऑर्डिनरी लीडर्स हैं इनके पास पैसा नहीं है, ठीक है, ऑर्डिनरी मेंबर्स के पास पैसा नहीं है, तो ये ऑर्डिनरी रह जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो एग्ज़ाम में हो सकता है कि आपको ये कार्टून दे दे और बोलेंगे एक्सप्लेन करने के लिए कि यहाँ पे क्या शो किया गया है। चलिए, अब आते हैं अगले टॉपिक पे, हाउ कैन पार्टीज़ बी रिफॉर्म्ड। अभी जो हमने चैलेंजेस देखा, उस चैलेंजेस को फेस करने के लिए पार्टीज़ को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, रिफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है, वो सवाल क्या है कि क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म होने को तैयार है, और अगर वो तैयार है तो इतने दिनों से वो चेंज क्यों नहीं हुई, ठीक है। और अगर वो तैयार नहीं है तो क्या हम उन्हें फोर्स कर सकते हैं चेंज होने के लिए, रिफॉर्म होने के लिए। तो ये क्वेश्चन पूरे वर्ल्ड के सिटीजन्स फेस कर रहे हैं, ठीक है, कि क्या हम पॉलिटिकल पार्टी में रिफॉर्म ला सकते हैं, ठीक है। अब ये इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर देना इतना सिंपल नहीं है। कैसे, देखिए कि इन अ डेमोक्रेसी जो फाइनल डिसीजन है ये पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ही लेते हैं, ठीक है। अगर हम इन लीडर्स को हटा भी दें, अगर ये रिफॉर्म नहीं चाहते, इनको हटा के दूसरे लीडर को लाएंगे, तो वो भी तो किसी ना किसी पार्टी के लीडर्स ही होंगे, दूसरे पार्टी के लीडर होंगे, ठीक है। अगर ये सभी जो लीडर्स है ये अगर चेंज होना नहीं चाहेंगे, ये डू नॉट विश टू रिफॉर्म अगर करेंगे, तो कैसे हम फोर्स कर सकते हैं इनको चेंज लाने के लिए, क्योंकि चेंज जो है वो इन्हीं को लाना है और इन्हीं के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। तो अगर ये नहीं चाहेंगे तो कुछ भी रिफॉर्म लाना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ एफर्ट्स और सजेशंस यहाँ पे दिए गए हैं जिससे कि हमारे कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म किया जा सके। एफर्ट्स मतलब वो सब चीज़ें जो पहले ही किए जा चुके हैं, और सजेशन मतलब ये तो समझ में आ रहा है, सजेशन मतलब कि इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले एफर्ट्स को देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स लिए जा चुके हैं ऑलरेडी। तो सबसे पहला स्टेप है ये, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड MLAs एंड MPs फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज़। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड मतलब चेंज किया गया, थोड़ा बदलाव किया गया उसमें 50
टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसको बोला जाता है। 1985 में थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाया गया और उसमें कहा गया, क्या कहा गया उस पर थोड़ी देर में आते हैं और थोड़ा देख लेते हैं। तो इस चेंज से क्या हो गया कि जो एमएलए है, मतलब जो स्टेट असेंबली है, स्टेट में जो इलेक्शन करके जो लीडर्स आते हैं वो, और एमपीज़ मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो नेशनल लेवल पे जो लीडर्स है वो लोग, ये लोग पार्टी चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चेंज कर भी सकते हैं तो क्या कंडीशन है वो देखेंगे हम। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर इंडल्जिंग इन डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर्स और फॉर कैश रिवॉर्ड। कई सारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो लोग क्या कर रहे थे, डिफेक्शन कर रहे थे। डिफेक्शन क्या होता है, चेंजिंग पार्टी एलिजियंस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच अ पर्सन गॉट इलेक्टेड टू अ डिफरेंट पार्टी। एलिजियंस का मतलब होता है सपोर्ट, तो ये लोग सपोर्ट चेंज कर रहे थे, मतलब एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर ले रहे थे। क्यों? क्योंकि दूसरा पार्टी क्या तो उन्हें मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार था या फिर इन्हें कुछ कैश रिवॉर्ड देने के लिए तैयार था। तो ऐसे करके एमएलए और एमपी पार्टी चेंज कर रहे थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया कि कोई भी एमएलए या फिर एमपी पार्टी चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, कब किया गया था, 1985 में। और जो ये कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया वो कितनावा चेंज था, 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, नाउ द लॉ सेज दैट इफ एनी एमएलए और एमपी चेंज पार्टी ही और सी विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेचर। अगर कोई एमपी या फिर एमएलए पार्टी चेंज करता है तो जो वो एमपी है या फिर एमएलए है उसको इस पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, वो सिर्फ पार्टी मेंबर ही रहेगा, वो जीता हुआ कैंडिडेट नहीं माना जाएगा। ठीक है, आपको पार्टी चेंज क्या करना है कीजिए, लेकिन फिर से आपको दोबारा उस पार्टी से खड़ा होकर फिर से जीत के आना पड़ेगा। ठीक है, दिस न्यू लॉ हैज़ हेल्प ब्रिंग डिफेक्शन डाउन। तो इस लॉ से काफ़ी हेल्प मिला कि लोग पार्टी चेंज करना थोड़ा कम कर दिए, लेकिन इसका भी कुछ ड्रॉबैक है। एट द सेम टाइम दिस हैज़ मेड एनी डिसेंट इवन मोर डिफ़िकल्ट। अब इससे डिसेंट करना मतलब डिसएग्री करना और भी डिफ़िकल्ट हो गया है। MPs एंड MLAs हैव टू एक्सेप्ट वॉट एवर द पार्टी लीडर्स डिसाइड। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो MP और MLA था, जिस पार्टी से भी ये लोग जीत के आए हुए हैं, उस पार्टी में अगर मान लीजिए किसी पॉलिसी से या फिर प्रोग्राम से ये लोग डिसएग्री करते हैं तो इन लोगों के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, ये लोग छोड़ के दूसरे पार्टी में जा नहीं सकते क्योंकि ये लॉ आ चुका है, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, जो जितना भी मतभेद हो इसी पार्टी में रहना पड़ेगा, नहीं तो काफ़ी लॉस झेल के दूसरा पार्टी में जाना पड़ेगा। तो इससे क्या हो गया है, एक डिसएडवांटेज ये है कि डिसेंट जो है, डिसेंट करना या फिर डिसएग्री करना काफ़ी डिफिकल्ट हो गया इनके लिए। ठीक है, चलिए ये हो गया पहला एफर्ट जो ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया जा चुका है। आते हैं दूसरे एफर्ट पे। दूसरा एफर्ट लगाया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया ताकि जो पावर ऑफ मनी और क्रिमिनल्स जो है इनका इन्फ्लुएंस कम हो पाए। ठीक है, कैसे देखिए, नाउ इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कॉन्टेस्ट इलेक्शंस टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम। अब ये कंपलसरी हो गया है कि कोई भी कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ेगा, इलेक्शन में खड़ा उतरेगा, उसको एक एफिडेविट सबमिट करना होगा। एफिडेविट क्या होता है, एफिडेविट एक साइंड डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, जिसको एक ऑफिसर को सबमिट किया जाता है। इसमें एक पर्सन अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देता है कि उसके पास प्रॉपर्टी कितना है, कोई केसेस, क्रिमिनल केसेस उसके अगेंस्ट पेंडिंग है कि नहीं, ये सब जानकारी वो इस पेपर में देता है। ठीक है, इसको एफिडेविट बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हर वो कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ना चाहता है उसको ये एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा। इसमें उसको अपना प्रॉपर्टी का जानकारी, क्रिमिनल केसेस का जानकारी देना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या हो गया कि पब्लिक को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो गया। लोग जान सकते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ इलेक्शन में तो वो कितना पैसा वाला है। ठीक है, पैसा कैसे कमाया है, कोई केस पेंडिंग है कि नहीं, ये सब देख के इसको वोट करेंगे। ठीक है, लेकिन इसका भी डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि देयर इज़ नो सिस्टम टू चेक इफ़ द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट इज़ ट्रू। ये जो कैंडिडेट है इस एफिडेविट में जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है वो कितना सही है या फिर कितना गलत है, इसको चेक करने का कोई सिस्टम नहीं है। ये ड्रॉबैक है इस ऑर्डर का। ठीक है, एज येट वी डू नॉट नो इफ़ इट हैज़ लेड टू डिक्लाइन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिच एंड द क्रिमिनल्स। और हमें ये भी पता नहीं है कि इस ऑर्डर के आने का बाद जो रिच और क्रिमिनल पीपल है उनका इन्फ्लुएंस कम हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक निकल गया इस ऑर्डर का। तो ये हो गया दूसरा एफर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने मारा था। पहला एफर्ट में क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज किया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया 1985 में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें कैंडिडेट को एफिडेविट देना पड़ेगा अपने प्रॉपर्टी और क्रिमिनल केसेस को लेके। ठीक है, अब आते हैं तीसरे एफर्ट पे जो कि ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है। तीसरा एफर्ट लगाया इलेक्शन कमीशन ने।
इलेक्शन कमीशन पता है ना आपको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्टी को रिकॉग्नाइज करता है और इलेक्शन से रिलेटेड जो भी काम है वो यही देखता है। तो इलेक्शन कमीशन पास एन ऑर्डर, ये भी एक ऑर्डर निकालता है जिसमें मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। इसने भी एक ऑर्डर दिया जिसमें बोला गया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपना ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन कराए, पार्टी के अंदर इलेक्शन करवाए, जो भी प्रेसिडेंट है वो जीत के आए, ना कि फैमिली मेम्बर्स या फिर निजी संबंधी को प्रमोट किया जाए, ठीक है। और जो भी मेंबर्स है वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे, ये इस ऑर्डर में बोला गया। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसका भी ड्रॉबैक निकल गया। ड्रॉबैक ये है कि पार्टीज़ ये सब करना स्टार्ट तो कर दी, लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, दिखाने के लिए, ठीक है। इट इज़ नॉट क्लियर इफ दिस स्टेप हैज़ लेड टू ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज़। ये क्लियर नहीं है कि ये स्टेप का आने का बाद, ये ऑर्डर पास होने का बाद पार्टीज़ के अंदर कोई इंटरनल डेमोक्रेसी में सुधार हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया 3 एफर्ट जो कि ऑलरेडी इंप्लीमेंट किए जा चुके हैं, समझे। 3 एफर्ट क्या है, दोहराइए एक बार। पहला है एंटी डिफेक्शन लॉ, दूसरा क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया एफिडेविट के रिगार्डिंग, और तीसरा था इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स और इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। सबका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हमने देख लिया। इसका डिसएडवांटेज क्या था डिफेक्शन वाले का, कि यहाँ पे डिसेंट और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है कि नहीं। दूसरे वाले में क्या डिसएडवांटेज निकला, कौन सा था, एफिडेविट वाला। तो इसका डिसएडवांटेज ये था कि इन्फॉर्मेशन ट्रू है या फिर नहीं वो पता नहीं चल पा रहा था, ठीक है। और तीसरा क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स और इनकम टैक्स रिटर्न्स के रिगार्डिंग। इसका डिसएडवांटेज क्या था, यही है कि सब पार्टी जो है एज अ फॉर्मेलिटी इसको ले रहे हैं, सीरियसली कोई इसको फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये सारा बात आप ध्यान रखेंगे। आगे आप मूव करेंगे सजेशंस पे, क्या क्या सजेशन दिए जा सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म करने के लिए। देखिए, बिसाइड्स दिस देयर आर मेनी सजेशंस आर ऑफन मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। सबसे पहला सजेशन है कि अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। एक लॉ बनना चाहिए ताकि जो पॉलिटिकल पार्टीज का अंदर का मैटर है उसको रेगुलेशन हो पाए, ठीक है। It should be made compulsory for political parties to maintain a register of members, to follow its own constitution, to have an independent authority to act as a judge in case of party disputes, to hold open election to the highest post। तो देखिए क्या क्या चीज़ करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी जो है एक रजिस्टर मेंटेन करे अपने मेंबर्स का, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो टॉप लीडर है उनका मनमानी चलता रहे। एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी क्या करेगा, अगर कोई पार्टी में डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको एज अ जज बन के उस डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा, ठीक है। फिर इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा यही इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। तो ये सब चीज़ होना चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग लॉ बनना चाहिए। ये हो गया पहला सजेशन, ठीक है। चलिए दूसरे सजेशन में मूव करते हैं। दूसरा सजेशन है कि इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट्स। ये कंपलसरी कर देना चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो कुछ नंबर ऑफ टिकट्स, फॉर एग्जांपल 1/3 1/3 मतलब 33% जो सीट है वो किसको दे, वुमेन कैंडिडेट को दे, ठीक है। मतलब वो इलेक्शन में वुमेन कैंडिडेट को भी उतारे। सिमिलरली जो पार्टी के अंदर जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ है उसमें भी वुमेन के लिए कुछ कोटा मतलब कुछ सीट फिक्स कर किए जाने चाहिए। ये हो गया दूसरा सजेशन कि वुमेन को भी जगह दे अपने पार्टीज़ में। तीसरा सजेशन है कि देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, मतलब इलेक्शन जो है उसका जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट करे, ठीक है। गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट को पैसे देने चाहिए पार्टीज़ को ताकि वो अपने इलेक्शन के खर्चे को उठा पाए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि पार्टी को जो पावरफुल कंपनीज़ है, जो रिच पीपल है, उनके आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, उनके प्रेशर में नहीं आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उनका इलेक्शन का खर्चा गवर्नमेंट ही उठा देगी। गवर्नमेंट कैसे दे सकती है खर्चा, आइदर कैश में दे सकती है या फिर काइंड में दे सकती है, कोई सामान के रूप में। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन बिल, ये सब चीज़ गवर्नमेंट दे सकती है, या फिर कैश में दे सकती है। डिपेंड करेगा कि कौन सा पार्टी कितना वोट सिक्योर कर रहा है, उसके बेसिस पे कितना अमाउंट ऑफ कैश दिया जाएगा वो तय होगा, ठीक है। ये हो गया तीसरा मेजर की स्टेट फंडिंग होना चाहिए इलेक्शन का। तो ये हो गया 3 सजेशन, और भी है आगे देखिए। अब यहाँ पे एक बात बोला गया है, सजेशन देते वक्त आपको एक बात का सावधानी रखना पड़ेगा कि आप ओवर रेगुलेशन ना कर दें पॉलिटिकल पार्टी का, क्योंकि जब आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर ज़्यादा ही रेगुलेट करना स्टार्ट कर देंगे तो ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है, मतलब उल्टा काम कर देगा ये। इससे क्या होगा कि
जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो कुछ ना कुछ तरीके ढूंढ लेंगे लॉ को चीट करने के लिए, और इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी ये लॉ पास ही नहीं होने देंगे, क्योंकि यही लोग तो है जो अपने ऊपर लॉ बना रहे हैं, ठीक है। मतलब इन्हीं के तो लोग हैं जो इस लॉ को पास करेंगे। तो अगर ये लॉ पॉलिटिकल पार्टी को पसंद नहीं आएगा तो ये उस लॉ को पास करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे बोला गया है। चलिए आते हैं वापस सजेशन पे। 3 सजेशन अभी तक हमने देखा। आता है चौथा सजेशन, पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी को अगर रिफॉर्म करना है तो लोगों को प्रेशर बनाना पड़ेगा। प्रेशर कैसे बना सकते हैं? दिस कैन बी डन थ्रू पेटिशन दे के, पब्लिसिटी, एजिटेशन, ये सब करके पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं। ऑर्डिनरी सिटीजन्स हो गए, प्रेशर ग्रुप्स हो गए, मूवमेंट, मीडिया, ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इसमें। अगर पॉलिटिकल पार्टी को लगेगा, उनको ऐसा महसूस होगा कि ये लोग पब्लिक सपोर्ट को खो देंगे, क्योंकि सारा खेल पब्लिक का है, सारा खेल वोट का है। अगर पब्लिक ही डिमांड कर रही है ऐसा, तो पॉलिटिकल पार्टी को ना चाहते हुए भी अपने अंदर सीरियस रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा, ठीक है। 5th सजेशन ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज तभी इम्प्रूव हो पाएगा अगर जो लोग चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी इम्प्रूव हो वो लोग खुद पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें, ठीक है। अच्छे लोग पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें। द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। और ये एक इंपॉर्टेंट फेमस लाइन भी है कि डेमोक्रेसी का क्वालिटी कैसा है, ये इसी चीज़ से तय होता है कि वहाँ पे पब्लिक कैसे पार्टिसिपेट कर रही है। तो पब्लिक को खुद निकल के इस पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन होना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ बाहर बैठ के क्रिटिसाइज़ करने से काम नहीं बनने वाला, ठीक है। इससे रिफॉर्म लाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। द प्रॉब्लम ऑफ बैड डिफिकल्टीज कैन बी सॉल्व बाई मोर एंड बेटर पॉलिटिक्स, ठीक है। बैड पॉलिटिक्स को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आप अच्छा पॉलिटिक्स खेलें। चलिए, तो ये हो गया 5 सजेशन जो कि इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म करने के लिए। अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन कैसा बनेगा। सबसे पहले क्वेश्चन तो एफर्ट के ऊपर देखने को मिलेगा आपको। आपसे पूछेंगे कि एग्जामिन एनी 2 इंस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट्स मेड बाय डिफरेंट इंस्टीट्यूशन टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर लीडर। तो कोई 2 इंस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बताना है। तो एक आप ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला लिख सकते हैं, और एक आप सुप्रीम कोर्ट वाला लिख सकते हैं, या फिर इलेक्शन कमीशन वाला लिख सकते हैं, ठीक है। जो इन तीनों में से कोई भी 2 लिख देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि सीरियस एफर्ट्स वेयर मेड बाय द लीगल ऑर्गेनाइजेशंस टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, सपोर्ट द स्टेटमेंट। क्या क्या एफर्ट, क्वेश्चन में एफर्ट वर्ड दिखते ही आपको ये 3 पॉइंट वाला याद होना चाहिए, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक सुप्रीम कोर्ट, एक इलेक्शन कमीशन वाला। फिर आगे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं सजेशन के ऊपर कि सजेस्ट एनी 5 पॉलिटिकल रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। तो 5 पॉलिटिकल रिफॉर्म्स यही रहे। जो रेड से अंडरलाइन किया हुआ है वो मेन पॉइंट है, और उसके नीचे वाला आप पढ़ के खुद से बनाकर लिख देंगे, ठीक है। चलिए, तो इतना हो गया क्वेश्चंस। यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेट द वेरियस फंक्शंस पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन बताना है, तो आराम से लिख देंगे। कितने फंक्शन हमने देखे थे? 7। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी, ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। सजेस्ट सम रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन पार्टी सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर फंक्शंस वेल। तो रिफॉर्म्स के बारे में भी हमने बात कर लिया। एफर्ट्स और सजेशन दोनों लिख देना है। व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी, सबको पता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। 6 नंबर देखिए, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट इज कॉल्ड अ, बताइए क्या होगा? पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। 7 मैच द फॉलोइंग दिया गया है। लिस्ट 1 में है ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रगल्स, और लिस्ट 2, ठीक है, ये है। मैच करना है, तो कांग्रेस पार्टी बताइए क्या होगा? तो अगर आप इसका सी बोलें तो राइट है। भारतीय जनता पार्टी किसका, कौन सा अलायंस में है ये? एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, तो ये है लेफ्ट फ्रंट में आते हैं लोग। तेलुगु देशम पार्टी, ये एक स्टेट पार्टी है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? 1 का सी, और फिर है 2 का ए। 1 का सी, 2 का ए, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर 3 का डी, 3 का डी, ये रहा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। और ये जो पेज में है, और ये जो पेज में मैप दिया गया है, पेज नंबर 82 में, इसमें बताया गया है कि स्टेट में कौन सा रीजनल पार्टी है, कौन सा स्टेट पार्टी है। तो इसको भी आप रेगुलर देखते रहिएगा। वेस्ट बंगाल का याद कर लीजिएगा, कोई भी 2 रीजनल पार्टी। उत्तर प्रदेश का याद कर लीजिएगा, बिहार का, दिल्ली का, जम्मू कश्मीर का, फिर पंजाब का याद कर लीजिएगा, असम का याद कर लीजिएगा, ठीक है। नॉर्थ इंडिया से ये सब हो जाएगा, और साउथ इंडिया से आंध्र प्रदेश का याद कर लीजिएगा, तेलंगाना का याद कर लीजिएगा। इतना कम से कम आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी।
इसका फाउंडर कौन था बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा कांशीराम, ठीक है। इसका सिंबल क्या है? एलिफेंट। और ये कब फॉर्म किया गया था? 1984। इतना बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बहुजन में कौन लोग आते हैं? जो दलित हो गए, आदिवासी, ओबीसी, ये सब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द गाइडिंग फिलोसॉफी ऑफ भारतीय जनता पार्टी? बीजेपी का गाइडिंग फिलोसॉफी क्या है? तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। किसने ये कॉन्सेप्ट दिया था? तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था, ठीक है। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के साथ साथ अंत्योदया, ये भी इनका गाइडिंग फिलोसॉफी है। क्वेश्चन नंबर 10, विच कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन पार्टीज। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पॉलिटिकल पार्टी डू नॉट एंजॉय मच ट्रस्ट अमंग पीपल, सही बात है। फिर पार्टीज आर ऑफन रॉक्ड बाई स्कैंडल्स इन्वॉल्विंग टॉप पार्टी लीडर्स, ये भी बिल्कुल राइट है। पार्टीज आर नॉट नेसेसरी टू रन गवर्नमेंट, ये तो गलत बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? सी गलत है ना, तो जिसमें सी होगा वो तो आंसर होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी ही बच गया, तो ए और बी राइट, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चंस। वीडियो एंड करने से पहले कुछ होमवर्क देंगे आपके लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क रहेगा वो ये है कि नेम एनी 2 रीजनल पार्टीज ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का 2 रीजनल पार्टी बताना है। ये क्वेश्चन पहले बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आपको दे रहे हैं। यूपी का भी आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल का 2 रीजनल पार्टी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, नेम एनी 1 रीजनल पार्टी ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। रीजनल पार्टी उत्तर प्रदेश का बताना है कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ये। और क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा आपके लिए ये कि विच ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज कौन करता है? तो इसका आंसर भी आपको देना है कमेंट सेक्शन में। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करते हैं आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में एक ही डिफिकल्ट पार्ट रहा, वो जो 7 नेशनल पार्टी हमने पढ़ा वो थोड़ा डिफिकल्ट रहा, लेकिन फिर भी जितना हम अंडरलाइन किए हैं उतना आप याद कर लीजिएगा। और उसमें कुछ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट भी है, फिलहाल के लिए आप इसको याद कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, इसके ऊपर खुद ही एक चैप्टर बनता है, तो एक लाइन में इसको समेटना काफ़ी मुश्किल था, इसलिए हम इसको ऊपर से थोड़ा पढ़ा दिए, ठीक है। तो चलिए, बाकी तो चैप्टर पूरा इजी है, आप कर लेंगे हैंडल, ठीक है। जितना क्वेश्चन बोले हैं उतना प्रिपेयर कर लीजिएगा, काफ़ी होगा एग्जाम के लिए। चलिए एंड करते हैं। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर जो होमवर्क दिए थे उसका कमेंट में जवाब दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।